तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ओजोन क्लासेस। तो इनऑर्गेनिक के सीरीज में हमने हाइड्रोजन कंप्लीट कर लिया था, रिडॉक्स रिएक्शन कंप्लीट कर लिया था और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैंने जो पुशअप सीरीज लॉन्च किया था, होप कि आप उसको देख लिए होंगे और अच्छे तरीके से समझ लिए होंगे। जो बच्चे नए हैं मैं उनको बता दूं, इस चैनल में पूरी इनऑर्गेनिक सीरीज होने वाली है। और केमिस्ट्री केमिस्ट्री के लिए मैंने जो लास्ट ईयर करवाया था उसमें फिजिकल और ऑर्गेनिक कंप्लीट करवा दिया था। हमारी इनऑर्गेनिक सीरीज बची थी वो हम लोग इस साल कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैंने क्या स्टार्ट किया था, पुशअप सीरीज। उसमें मैं ये बताता हूँ क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन कैसे पढ़ते हैं और ऑप्शन को कैसे एलिमिनेट करते हैं। सब कुछ मैंने अच्छे से बताया है। देखना तो पूरी सीरीज देखना, नहीं देखना हो तो कुछ भी मत देखना, क्योंकि आधा अधूरा देखोगे ना यार तो इसमें घाटा तुम्हारा ही होगा। ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल। एकदम झमाझम करके इस प्यारे से बच्चे की तरह बैठ जाओ और एक बार झमाझम बोल दो, एकदम झमाझम। खूब मजा आने वाला है पढ़ने में। ठीक है। और मजा कौन दिलाएगा? आपके सर दिलाएंगे। अरे सर हम यहाँ मजा करने आए हैं क्या? अरे नहीं भाई, पढ़ने में अब आप तुमको मजा आएगा। बस एक बार बोल दो झमाझम झमाझम। पढ़ना तो बैठ के पढ़ना, लेट के मत पढ़ना, सो के मत पढ़ना, क्योंकि इसमें किसका घाटा होगा? तुम्हारा घाटा होगा। ठीक है। तो अगर कहीं टाइम दे रहे हो पढ़ने के लिए तो उसका बेस्ट यूटिलाइज करो। ठीक है। चलो, मैं आपको बता दूं कि हाइड्रोजन चैप्टर मैं करवा चुका हूं और रिडॉक्स रिएक्शन करवा चुका हूं। और मैंने एक पुशअप सीरीज लॉन्च की थी, उसको जरूर देखना यार। उसमें मैं बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाता हूँ। जितने भी बेस्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी से फ्रेम किए जा सकते हैं, अब सारे क्वेश्चन तो मैं नहीं करवा पाऊंगा, लेकिन जितने बेस्ट क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं एनसीईआरटी से वो मैं यहाँ पे करवा देता हूँ। ठीक है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर हाइड्रोजन में आपने वॉल्यूम स्ट्रेंथ छोड़ दिया, सर रिडॉक्स में आपने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल छोड़ दिया। अरे भाई मेरा पूरा लेक्चर देखा करो, मैं प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। जो छोटी मोटी टॉपिक्स मैं छोड़ता हूँ वो मैं बताता हूँ कि मैं किस चैप्टर में पढ़ाऊंगा आपको। जरूरी नहीं कि एक्स वाई जेड टीचर उसको अगर रिडॉक्स रिएक्शन में पढ़ा रहा है तो मैं भी उसको उसी में पढ़ाऊं ना। हो सकता है मैं उसको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कंप्लीट करूं। जैसे वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, वो मैं कवर करूंगा मोल कॉन्सेप्ट में। तो पेशेंस रखो यार, इसीलिए बोलता हूँ देखता हूँ तो देखते हो तो हर एक लेक्चर देखो, नहीं देखना तो कुछ भी मत देखो। तो पूरा लेक्चर देख लिया करो तब कमेंट किया करो। और यार मतलब मैं सबके कमेंट्स पढ़ता हूँ, अब तो मैं कमेंट का रिप्लाई भी देना स्टार्ट कर दिया। आपको कोई भी दिक्कत हो, अगर वो जेन्युइन कमेंट होगा तो मैं रिप्लाई जरूर करूंगा, अब देखना, पक्का करूंगा अब से। ठीक है। चलो, और कुछ बच्चे हैं यार, मतलब कि एक रेहान खान है मेरा स्टूडेंट, मजेदार स्टूडेंट है भाई। रेहान खान, सुभाजीत साहू, ठीक है, आशीष चौहान, ठीक है, ऐसे कितने सारे, मतलब मुझे 500 नाम मैं अगर याद करने लगूं 500 नाम मुझे याद आ जाएंगे। एकदम मस्त स्टूडेंट है भाई। एक मिसा राय, ठीक है, ऐश्वर्या वालिया, ठीक है, और संजुक्ता रॉय, अंजलि कुमारी, अंजलि सरावत, कितने लोग हैं, मतलब क्या ही बोलूं भाई। ठीक है, क्या ही बोलूं एकदम। कॉमरेड आदि, आदि सही, कॉमरेड आदि, डीके पांडे, ठीक है, एकदम मजेदार स्टूडेंट है भाई, एकदम मजा दिला देते हैं इन लोग। मतलब इन लोग कमेंट्स को भी संभाल लेते हैं, जिस दिन मैं कमेंट नहीं करता हूँ जाके बच्चों को बता देते हैं, कह रहे पूरा लेक्चर देखा करो सर, ये बताए यहाँ यहाँ करवाएंगे। और मैं बता दूं कितने सारे बच्चे इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज किए और कमेंट्स में भी मैसेज करते हैं कि सर जो फिजिक्स आपने लास्ट ईयर करवाया था वहां पे मैग्नेटिज्म एंड मैटर और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ये सब छूट गया था सर, वो टाइम की वजह से छूट गया था, तो इस साल करवा दीजिएगा। इनऑर्गेनिक कंप्लीट होने दो, उसके बाद प्लान करते हैं कि ऑर्गेनिक करवाएंगे कि फिजिकल करवाएंगे कि फिजिक्स का रिमेनिंग टॉपिक करवाएंगे। लेकिन यकीन मानो, तो लास्ट ईयर मैंने छोड़ दिया था मैग्नेटिज्म एंड मैटर, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ये दोनों मैं जरूर करवा दूंगा। हो सकता है यूनिट एंड मेजरमेंट छूट जाए, वो ऐसे इजी चैप्टर भी है, कर लेना। लेकिन मैग्नेटिज्म एंड मैटर एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट वो मैं पक्का करवा दूंगा। जो भी बच्चे इस इंतजार में है कि इसके बाद मैं ऑर्गेनिक करवाऊंगा और फिजिकल करवाऊंगा, तो इसकी पॉसिबिलिटी है 90% की मैं करवाऊं, लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी है 10% की मैं ना करवाऊं। तो इस इंतजार में मत बैठे रहो कि ऑर्गेनिक और फिजिकल इस साल मैं फिर से करवाऊंगा। लास्ट ईयर में पूरा फिजिकल और पूरा ऑर्गेनिक कंप्लीट करवा दिया था। प्लेलिस्ट में जाओ, अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें लिखा हुआ है केमिस्ट्री फॉर नीट 2022 बाय ओजोन क्लासेस, ऐसे कुछ करके देखो। और हर एक लेक्चर अभी से देखना शुरू कर दो। आज हम लोग पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल, और पीरियोडिक टेबल में पढ़ने से पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर का मेरा लेक्चर देख लेना भाई, अच्छे तरीके से देख लेना। इसमें मैंने 2 वीडियो बनाई थी लास्ट लास्ट ईयर में। अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर का आपके पास आइडिया है तभी जाके आपको पीरियोडिक टेबल समझ में अच्छे तरीके से आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, इसमें तुम्हारी गलती होगी फिर, याद रखना।
मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये जो मेरा जो लेक्चर है वो वन शॉट लेक्चर है, तब भी अगर कोई बच्चा पहली बार देखता है ना तो निट के लिए जितना जरूरी है उसको जरूर समझ में आएगा। ये हमारा रेगुलर कोर्स नहीं है भाई, रेगुलर कोर्स होता ना तो एकदम एक एक चीज बहुत बारीकी से समझाता, लेकिन फिर भी यार पता नहीं, मैं हर लेक्चर में ये बोलता हूँ, लेकिन भाई रेहान खान तुम ही बताओ यार, हर लेक्चर में मैं बोलता हूँ ये बात, लेकिन फिर भी पता नहीं लगभग 15 से 20 बच्चे हर बार ये कमेंट करते हैं कि सर ये थोड़ा सा इलेबोरेट कर देते, अरे ये कर देते। अरे भाई पूरे यूट्यूब पे जाके देखो वन शॉट वीडियो में क्या किया जाता है, पॉइंट्स लिख दिए, रीड कर दिया, 10 क्वेश्चन करवा दिया, खत्म। यार उससे तो बेटर है ना कि नीट पॉइंट ऑफ व्यू से जितना भी इंपॉर्टेंट है उतना मैं पढ़ा दे रहा हूँ और उतना अच्छे से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, आपका टाइम भी सेव हो रहा है और इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। इनऑर्गेनिक में 14-15 क्वेश्चन आते हैं और मुश्किल से आपका एक क्वेश्चन छूटेगा इनऑर्गेनिक में, और बाकी सब यहीं से आएगा भाई। आप करके आना भाई, करके आना, ठीक है, आप करके आना, ठीक है, पेपर, और फिर मेरे से बात करना, एक एक क्वेश्चन मैं सोल्व करके बता दूंगा भाई। लास्ट ईयर के जो मेरे स्टूडेंट है ना उनसे पूछो कि मेरे नोट से क्वेश्चन आए थे कि नहीं। अरे भाई कोई लास्ट ईयर का स्टूडेंट दिख रहा है तो कमेंट करके बताओ उनको, अरे भाई लाइन टू लाइन उठ के आया क्वेश्चन। तो टीचर पे विश्वास करो यार, ठीक है, खुद पे विश्वास तो रखो ही, टीचर पे भी विश्वास करो, ठीक है। जितना जरूरत है उतना समझाऊंगा। पीरियोडिक टेबल में देखो कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जो आगे का इनऑर्गेनिक का चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे उसमें मैं समझाऊंगा, तो ये मत बोलना अरे सर एनसीईआरटी में ये छोड़ दिए, एनसीईआरटी में वो छोड़ दिए, सब पढ़ाऊंगा। पेशेंस रखो, पूरी इनऑर्गेनिक सीरीज देख लो, एक एक चैप्टर, एक एक पुशअप सीरीज, तब बोलना कि सर ये छूट गया। कुछ भी नहीं छूटेगा भाई, ठीक है, सब कुछ बोल रहा हूँ। अरे भाई रेहान खान, सुभाजीत साहू, आशीष चौहान, ये संभाल लेना भाई कमेंट सेक्शन। अब मुझे पता है इसके बाद भी, इतना बोलने के बाद भी बच्चे जो हैं वो सब पूछना शुरू कर देंगे कि सर क्या बोलते हैं ये नहीं पढ़ा है वो नहीं पढ़ा है। अरे भाई सब कुछ बता दे रहा हूँ, पूरा इनऑर्गेनिक सीरीज देख लो, कुछ नहीं छूटेगा। कुछ पीरियोडिक टेबल के जो टॉपिक्स हैं, जैसे एस ब्लॉक काफी ज्यादा दिया हुआ है पीरियोडिक टेबल में, ठीक है, तो मैं वो जब एस ब्लॉक अलग से पढ़ाऊंगा ना उसमें बता दूंगा, मैं पी ब्लॉक पढ़ाऊंगा ना वहाँ उसमें अलग से बता दूंगा डिटेल में, डी एंड एफ पढ़ाऊंगा उसमें डिटेल में बता दूंगा। तो भाई पेशेंस रखो, और शुरू का ये जो पार्ट है ना भाई स्किप मत किया करो, उसमें मैं बताता हूँ कि कैसे करना है और क्या करना है और मैं क्या करने वाला हूँ। बच्चे क्या करते हैं, लेक्चर स्टार्ट्स एट 4:01, डोंट वेस्ट योर टाइम। अरे भाई पढ़ाई के साथ साथ ये भी इंपॉर्टेंट है, सुनना सुना करो, आपके फायदे के लिए बोलता हूँ यार। नहीं तो सोचो ना मेरा काम क्या है बताओ, मेरा काम पढ़ाना है, मैं पढ़ा के चल जाऊंगा, मैं क्यों फालतू में ये बकवास करूंगा बताओ, आपके भले के लिए यार, क्योंकि मुझे पता है कि अलोंग विद स्टडीज मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं जो बताने के लिए होती हैं। ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं। पीरियोडिक टेबल बैठ के पढ़ना, जो जो बोलूंगा जो जो लिखूंगा उसके बेसिस पे नोट्स बनाना, ठीक है। और एनसीईआरटी में जो बेस्ट एक्सट्रैक्ट हो सकता था पैराग्राफ में सब कुछ एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पे डाल दिया हूँ, जितना जरूरी है उतना एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है ना, और उसी में से नेट में आएगा। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग पीरियोडिक टेबल। क्या स्टार्ट करेंगे आज हम लोग, पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल, पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे, ठीक है ना। अच्छा सर ये पीरियोडिक टेबल क्या होता है, देखो पीरियोडिक टेबल एक ऐसा टेबल होता है, एकदम इजी लैंग्वेज समझेंगे भाई, एकदम केमिस्ट्री एकदम हलवा है, एकदम हलवा है भाई। मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ एकदम बस वैसे पढ़ते जाना, यकीन मानो कोचिंग में और कोचिंग के पैकेज में इतना ज्यादा दिया रहता है कि नीट का मतलब उसे लेना देना ही नहीं है भाई, लेकिन पढ़ा दिया जाता है। यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा पीरियोडिक टेबल से, पीरियोडिक टेबल से, और वो एक क्वेश्चन बन जाएगा, इसी लेक्चर से होगा गारंटीड। जितना बोल रहा हूं उसके बेसिस पर नोट्स बनाते जाओ, पूरा इनऑर्गेनिक का सीरीज देखना, तब बोलना सर कुछ छूटा कि नहीं छूटा, ठीक है ना, कुछ नहीं छूटेगा। चलो पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल एक ऐसा टेबल है जिसमें एलिमेंट्स को रखा गया है। एलिमेंट्स मतलब सर, एलिमेंट्स मतलब अरे भाई सोडियम, बोरोन, कार्बन, हाइड्रोजन, ये सब, ठीक है। अब इस पीरियोडिक टेबल को कभी ना कभी तो बनाया गया होगा, हाँ बनाया होगा, उसकी जरूरत क्या पड़ी। देखो जैसे होता है क्या कि तुम्हारे घर में रेक होगा, ठीक है, रेक है, बहुत सारे रेक्स है तुम्हारे पास, एकदम इजी लैंग्वेज ना बच्चे की तरह भाई, एकदम झमाझम करके पढ़ेंगे, क्या झमाझम करके पढ़ेंगे। कोई भी बच्चा कमजोर नहीं होता है, कमजोर होती है उसकी सोच, ठीक है। अरे सर हम तो अब कमजोर नहीं है, ठीक है, हम तो मजबूत है, शक्तिमान बन गए हैं, आयरन मैन बन गए हैं। चलो जैसे हमारे पास रेक होता है, ठीक है ना, मान लो हमारे घर में 3 रेक है, मान लो हमारे पास 5 तरीके का नमक है, तो अगर उस 5 तरीके के नमक को हम लोग सिर्फ सिंगल रेक पे रखेंगे तो हम लोग को नमक ढूंढने में इजी होगा कि इस रेक में नमक है। उसी तरीके से बहुत सारे एलिमेंट्स डिस्कवर हो गए थे, तो किसी ने ये सोचा कि चलो ऐसे एलिमेंट्स जिसकी प्रॉपर्टीज सेम हो उनको सेम मतलब सेम रेक में रख दिया जाए, ऐसा कुछ करके, या फिर सजा के रख दिया जाए तो बेटर होगा। तो उसके लिए एक टेबल बना लिया जाए। तो इस टेबल को बनाने के लिए जिसमें कि एलिमेंट्स को अच्छे तरीके से सजाया जा सके उनके प्रॉपर्टीज के हिसाब से, ठीक है, उसको बोलते हैं पीरियोडिक टेबल, ठीक है।
उसमें जो सबसे पहला साइंटिस्ट था वो था डोबे राइनर। डोबे राइनर मतलब पीरियोडिक टेबल को बनाने में, पीरियोडिक टेबल को बनाने में जो सबसे पहला साइंटिस्ट था वो था डोबे राइनर। इसने बेचारे ने कोशिश की थी, बहुत बेहतरीन कोशिश की थी। क्या कोशिश की थी सर? इसने कोशिश की कि एलिमेंट्स को हम लोग सजा के रखें, एलिमेंट्स को हम लोग सजा के रखें। ठीक है, ये फर्स्ट साइंटिस्ट था। उसने क्या बोला, उसने क्या बोला कि तुम तीन एलिमेंट लो, तीन एलिमेंट लो, ठीक है, उन तीन एलिमेंट को, उन तीन एलिमेंट को आप क्या करो कि लिख लो, ठीक है ना। और वो तीन एलिमेंट का नाम वो खुद से बताया, किसी भी तीन एलिमेंट को नहीं लेना है। वो क्या बोला, एक तीन एलिमेंट को लो, जैसे इन तीन एलिमेंट को लो। उसने रखा Li लिथियम, Na सोडियम और K पोटासियम। उसने क्या बोला कि इसका जो भी एटॉमिक मास होगा, इसका जो भी एटॉमिक मास होगा, और जब इसका एटॉमिक मास निकालना होगा तो इन दोनों के अरिथमेटिक के इक्वल होगा, अरिथमेटिक मीन के इक्वल होगा। बाप रे बाप सर, इतना भयानक बता दिया। सुनो, डोबे राइनर था, उसने क्या किया, पीरियोडिक टेबल को बनाने में मदद की। ठीक है, किस तरीके से मदद की? उसने तीन तीन एलिमेंट लिए और ऐसे ऐसे एलिमेंट्स लिए ताकि जो मिडिल वाला एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास दिस प्लस दिस बाई 2 के इक्वल हो। सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूं, जैसे ये डोबे राइनर ट्रायड है, Li Na K। कैसे? Li का जो एटॉमिक वेट है वो है 7 और पोटासियम का है कितना, 39। तो डोबे राइनर ट्रायड क्या बोलता है कि जो बीच वाले एलिमेंट का एटॉमिक वेट होगा वो इन दोनों के सम डिवाइडेड बाय 2 के इक्वल होगा। देखो क्या इक्वल आ रहा है, क्या 7 प्लस 39, 7 प्लस 39 बाई 2, ये कितना आया 46 बाई 2, मतलब ये आया तुम्हारा 23। देखो यहाँ पे 23 है। ठीक है, तो ये तुम्हारा डोबे राइनर ट्रायड होगा। ये क्या होगा, डोबे राइनर ट्रायड होगा। सर इसमें क्वेश्चन कैसे बनेगा, हमको क्या याद रखना है सर? डोबे राइनर फर्स्ट साइंटिस्ट था जो कि पीरियोडिक टेबल को क्लासिफाई करने में मदद किया था, मतलब कि पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को सजाने में मदद किया था। डोबे राइनर ट्रायड्स क्या होता है, वो ये होता है कि अगर किसी भी तीन एलिमेंट को आप डोबे राइनर ट्रायड बोलोगे तो उसमें जो बीच वाला एलिमेंट होगा, जो बीच वाला एलिमेंट होगा उसका जो एटॉमिक वेट होगा वो उनके जो साइड में रखा होगा उन दोनों के एटॉमिक वेट का एडिशन करो बाय 2 करो, उसके इक्वल होना चाहिए। इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे आपसे बोल दिया जाएगा ना कि मान लो कि x, y, z, ठीक है, ये डोबे राइनर ट्रायड है। x का वेट दिया है मान लो 50 और z का दिया हुआ है तुम्हारे पास 60, तो y का बताओ कितना हो। तो क्या बोलोगे, सर हम तो जानते हैं, इतने प्यार मोहब्बत और प्रेम से आपने समझाया कि 60 प्लस 50 इन दोनों का एडिशन करेंगे बाय डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो y का एटॉमिक वेट मिल जाएगा। समझ में आया बच्चों? ये पूछा जाता है। और क्या क्वेश्चन बन सकता है इसमें? और क्वेश्चन ये बन सकता है कि बताओ कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ डोबे राइनर ट्रायड। तो ये तीनों ट्रायड, ये एक ट्रायड है, ये एक ट्रायड है और एक ये ट्रायड है। याद कर लो भाई, लिथियम सोडियम पोटासियम याद करना ही पड़ेगा, कैल्शियम स्टोंटियम और ये, ठीक है, और यहाँ पे क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, समझ में आया आपको? ये तीनों याद कर लेना, ये तीनों याद कर लेना, जितना जरूरी उतना समझाऊंगा। जो बोल रहा हूं, जो लिख रहा हूं, सबके बेसिस पे नोट्स बनाना भाई, एकदम झमाझम मजा आ जाएगा। चलो बढ़ते हैं आगे। इसके बाद क्या हुआ कि बीच में एक और साइंटिस्ट आए थे, एक और साइंटिस्ट आए थे डोबे राइनर के बाद। ठीक है, लेकिन उनका तो कुछ चला ही नहीं। ठीक है, जो डोबे राइनर था उनका काफी दिन तक चर्चा चला था क्योंकि वो सबसे पहले लाया था कि एलिमेंट्स को कैसे सजाया जाए किसी भी टेबल में। ठीक है, लेकिन डोबे राइनर का जो ट्रायड था वो सिर्फ कुछ एलिमेंट्स को डिस्कस कर पा रहा था, समझा पा रहा था, तो वो बेचारे फेल हो गए। उसके बाद एक छोटे से साइंटिस्ट आए, उनका तो कुछ चला ही नहीं। उसके बाद हमारे आए भाई न्यूलैंड्स भाई। क्या है न्यूलैंड्स भाई? देखो कितना भयानक और प्यारा प्यारा नाम रहता है, कितना प्यारा प्यारा नाम रहता है न्यूलैंड्स। भाई इंस्टाग्राम पे तभी मैसेज किया करो जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। हाय सर, हेलो सर, कहाँ से हो सर, कब पढ़ाओगे सर? अरे भाई हर वीडियो में तो बता ही देता हूँ, क्या आप अब मेरे लेक्चर नहीं देखते हो क्या? पूछते हो कि सर आगे का प्लान क्या है? सब कुछ तो बता देता हूँ भाई। हेलो सर, हाय सर, कहाँ हो सर, मतलब क्या मीनिंग है भाई? मतलब कोई मतलब निकलता है इसका? कोई मतलब नहीं है यार। जब बहुत इंपॉर्टेंट हो तब मैसेज करो। मान लो ठीक है मैं रिप्लाई कर देता हूँ, कहाँ से हूँ मैं, क्या करोगे जान बताओ क्या? मैं एमपी में रहता हूँ, एमपी में रहता हूँ। ठीक है, मैं कहाँ रहता हूँ? एमपी में, मध्य प्रदेश में रहता हूँ। बस अब मैसेज मत करना, इंपॉर्टेंट होगा तब मैसेज करना। हेलो सर, हाय सर, कहाँ हो सर, ये सब मैसेज मत करना। ठीक है, इतने सारे बच्चों के मैसेजेस आते हैं यार, बताओ किसी एक सिंगल पर्सन के लिए पॉसिबल है सबका रिप्लाई करना? फिर भी मैं ट्राई करता हूँ, बट कितने सारे बच्चों का मतलब मैं रिप्लाई कर चुका हूँ भाई, बहुत सारे बच्चों का।
समझो इस बात को। मैं भी यार एक इंसान हूँ, खुद का पढ़ना होता है, स्लाइड्स बनाने होती है, स्लाइड्स बनाने में यार 6-6 7-7 घंटे जाते हैं, फिर रिकॉर्डिंग करने में 2 से 3 घंटे जाते हैं। सोचो, मेहनत करता हूँ यार आप लोगों के लिए। बताओ, आप बस सक्सेसफुल हो जाओ, मतलब क्या ही चाहिए एक टीचर को, उससे ऊपर कोई चीज है क्या? नहीं, मुझे कुछ नहीं मिलने वाला, मिलेगा आप निकाल लोगे तो आपका नेम एंड फेम होगा, ठीक है, और मतलब मजा आएगा यार, आपकी जिंदगी अच्छी होगी, और क्या हो सकता है, क्योंकि हमें और क्या चाहिए बोलो। चलो, डोबे रायना ट्रायड फेल हो गया, उसके बाद फिर न्यूलैंड्स जो है चर्चे में है। न्यूलैंड्स, उन्होंने लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया। उन्होंने बताया कि एलिमेंट्स को जब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट में अगर तुम अरेंज करोगे, मतलब एलिमेंट्स ले लो और जिसका एटॉमिक वेट जितना जितना है नोट कर लो और उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख दो एलिमेंट्स को, तो जो हर 8वां एलिमेंट होगा वो फर्स्ट एलिमेंट के प्रॉपर्टी से रिजेंबल करेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ ठीक है ना। मतलब जो 8वां होगा, एवरी 8th एलिमेंट will have similar properties to the first element when they are arranged in the increasing order of their atomic weights। मतलब बहुत सारे एलिमेंट्स को रख दो, एटॉमिक वेट के हिसाब से सबको सजा दो इन द इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट, तो जो हर 8वां एलिमेंट होगा वो क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट के प्रॉपर्टी से रिजेंबल करेगा, मतलब सिमिलर प्रॉपर्टीज होंगे। तो अब इसके बाद 8वां प्रॉपर्टीज कौन सा आएगा, देखो, सॉरी 8वां एलिमेंट कौन सा आएगा, देखो लिथियम अगर फर्स्ट एलिमेंट है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 Na, मतलब सोडियम का जो लिथियम का जो प्रॉपर्टीज होगा वो सिमिलर होगा। फिर 8वां देखो इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब के 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ, मतलब इन तीनों के प्रॉपर्टीज क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि लॉ ऑफ ऑक्टेव्स किसने किसने दिया था, तो न्यूलैंड्स ने दिया था। ठीक है, न्यूलैंड ने क्या बताया था कि उसका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो कौन से नंबर के एलिमेंट से उनकी प्रॉपर्टी सिमिलर होगी, तो 8th एलिमेंट से होंगी। भाई जो बोल रहा हूं, जो लिख रहा हूं, सब कुछ नोट कर लेना भाई, ठीक है। चलो, और इनका फेल हो गया, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, क्यों? क्योंकि ये एक्सप्लेन कर पा रहा था सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम तक ही, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। बोला जाता है कि जो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव है वो कहां तक, किस एलिमेंट तक अप्लीकेबल था, तो ओनली अप टू कैल्शियम। भाई जो बोल रहा हूं, जो लिख रहा हूं और जो पूछा जाता है सब बता रहा हूं भाई, जो छोड़ना है वो भी बता रहा हूं आपको। मैं बस जितना इंपॉर्टेंट है वो एक्सट्रैक्ट करके ले आया हूं, वो एक्सट्रैक्ट करके लाऊं, कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस जो बोल रहा हूं, जो लिख रहा हूं, दोनों के बेसिस पर नोट्स बना लेना, ठीक है। एक चीज याद आ गई मुझे भाई, एक बच्चे ने पूछा कि सर ओजोनियंस नाम से जो आपका चैनल है, ठीक है, उस पे सर जो नोट्स हैं वो काफी ज्यादा सर छोटे छोटे हैं, क्या वो यूजफुल हैं क्या? मैं बोला कि मैं चेक किया हूं, बिल्कुल यूजफुल नहीं है भाई, बहुत बेकार नोट्स हैं वो, बहुत बेकार, मतलब उतना शॉर्ट तो भाई मैं हमेशा बोलता हूँ, जितना बोलता हूँ, जितना लिखता हूँ, जो भी स्लाइड्स में सब कुछ तुम यार नोट्स में बनाओ। लेकिन पता नहीं उस बच्चे ने क्या किया है, वो लोग सर आप ही तो प्रमोट किए थे। अरे भाई ये वो चैनल नहीं था, एक और चैनल है ओजोनियंस नाम से। दोनों में क्या अंतर है कि एक जो चैनल है उसमें ओ कैपिटल से है और एक चैनल इसमें ओ स्मॉल से है। तो जो ओ स्मॉल से चैनल है उसके मैंने नोट्स चेक किए हैं, उसके नोट्स बहुत अच्छे हैं। ये जो ओ कैपिटल में उसके नोट्स अच्छे नहीं है भाई, बिल्कुल खराब है भाई, वो बच्चा मतलब बकैती मारा है बिल्कुल भी, मैं देखा उसके नोट्स। वैसे नोट्स बनाओगे ना भाई तो एकदम, फिर क्या ही बोलूं। चलो आगे बढ़ते हैं। लोथर मेयर, लोथर मेयर भी आए एक साइंटिस्ट, उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स किया, एलिमेंट्स को सजाने की कोशिश की। और इससे बस एक ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि सजाने की कोशिश में, एलिमेंट्स को सजाने की कोशिश में टेबल में उन्होंने क्या किया था, उन्होंने किया था एक ग्राफ प्लॉट किया था, एक ग्राफ प्लॉट किया था एक्स और वाई एक्सिस पे, ठीक ना। यहाँ पे एटॉमिक वेट था, यहाँ पे एटॉमिक वेट था, ठीक है, और यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज थी। फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज एटॉमिक वॉल्यूम भी हो सकता है, वो मेल्टिंग पॉइंट भी, बॉइलिंग पॉइंट भी। तो सर क्या पूछ सकता है इससे, आपसे ये पूछेगा कि जो लोथर मेयर है उसने किसके किसके बीच में ग्राफ प्लॉट किया था, तो ऑप्शन में रहेगा एटॉमिक वॉल्यूम अगेंस्ट एटॉमिक नंबर। ये सही है क्या? अरे नहीं सही है सर, क्योंकि उसने क्या किया था, एटॉमिक वॉल्यूम अगेंस्ट एटॉमिक वेट किया था। ठीक है, समझ में आया, आप टिक मार दो, इतना ही इंपॉर्टेंट है लोथर मेयर के बारे में। उसके बाद हमारे भाई एकदम चमकते धमकते मेंडलीव जी, चमकते धमकते मेंडलीव जी, अब यही मत लिख देना नोट्स में, चमकते धमकते मेंडलीव जी, ठीक है। चलो, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, इसने क्या बोला कि अगर अगर तुम इंक्रीजिंग
इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के हिसाब से एलिमेंट को सजा दोगे एक टेबल में इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट से, तो होगा क्या कि हम लोग बहुत सारे एलिमेंट को सिमिलर प्रॉपर्टीज के बेसिस पे रख सकते हैं। मतलब सिर्फ आपको इतना समझना है कि मेंडेलीव का जो पीरियोडिक टेबल बनाने का जो तुक था वो इस तुक पे बेस्ड था कि द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स। मतलब उन्होंने पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट सजाए थे वो इंक्रीजिंग नंबर ऑफ एटॉमिक वेट्स के हिसाब से सजाए थे। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बताओ मेंडेलीव का बेसिस क्या था, तो इंक्रीजिंग नंबर ऑफ एटॉमिक वेट्स। ठीक है, उसका क्या था न्यूलैंड्स का, वो भी था एटॉमिक वेट ही, और उसका था डोबेरेनर का क्या था, उसका भी एटॉमिक वेट ही। तो आपसे पूछा जाता है भाई कि किसका क्या बेसिस था, वो याद रखना आप। ठीक है, मेंडेलीव जी आए और फिर काफी कुछ बता कर गए। देखो क्या क्या बेहतरीन दिखा, हर एक चीज जो इंपॉर्टेंट है पीरियोडिक टेबल एनसीईआरटी सब कुछ निकाल दिया हूं भाई, और जो नहीं निकाला हूं वो आने वाले इस ब्लॉक पी ब्लॉक में सब में बता दूंगा। देखना तो पूरी सीरीज देखना, पूरी सीरीज का 2 लेक्चर देख के बस डिसाइड मत किया करो अरे सर हम तो आपके बच्चे एकदम फोड़ के आएंगे, फिर फोड़ के आएंगे, फाड़ के आएंगे और चीर के आएंगे, एकदम बोलते तुम झमाझम झमाझम झमाझम, इतना तेज चिल्ला दो तुम अभी मम्मी आके बोले अरे बेटा पढ़ रहे हो कि क्या कर रहे हो। हाँ, चलो, चांद तारे फूल शबनम मेरे बच्चों के जैसा कौन। मेंडेलीव अरेंज्ड एलिमेंट्स इन हॉरिजॉन्टल रोज एंड वर्टिकल कॉलम्स, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी मैंने बता दिया। ठीक है, चलो ही रिलाइज द सम ऑफ द एलिमेंट्स, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी मेंडेलीव की। देखो मेंडेलीव ने पीरियोडिक टेबल बनाया, उसमें हॉरिजॉन्टल रोज थे मतलब ऐसा था, और वर्टिकल कॉलम्स थे ऐसे थे। ये हॉरिजॉन्टल रोज हुआ और ये वर्टिकल कॉलम हुआ। ठीक है ना, ये मतलब एग्जाम्पल पॉइंट से, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल रोज था, वर्टिकल कॉलम था। मेंडेलीव इतना तेज था भाई, ठीक है, कि उसने क्या बोला कि मैं सजा रहा हूं अगर इंक्रीजिंग वेट के हिसाब से एटॉमिक वेट को, सॉरी इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के हिसाब से अगर मैं एलिमेंट्स को सजा रहा हूं, तो कभी कभी ये देखा जा रहा था कि डिसिमिलर प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो ट्रेंड को फॉलो नहीं कर रहे थे। सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, ट्रेंड को फॉलो नहीं कर रहे थे। जैसे मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे मान लो तुम्हारे पास 4 एलिमेंट है, समझना ए बी सी डी, ये पढ़ने की जरूरत नहीं, एकदम प्यारे से लैंग्वेज में समझाऊंगा। ए बी सी डी, ये तुम्हारे पास 4 एलिमेंट है, इसको इंक्रीजिंग नंबर ऑफ वेट के हिसाब से सजा दो। मान लो इसका क्या है तुम्हारा, इसका 2 है, इसका 4 है, इसका 8 है और इसका 6 है। इसका क्या है 8 है, इसका 6 है। तो क्या बोला जा रहा है, सुनो उसने क्या बोला कि इसको हम लोग रख रहे हैं मान लो सेम हॉरिजॉन्टल रो में, बस समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, समझाने के लिए बता रहा हूँ। मेंडेलीव ने क्या बोला था, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ एटॉमिक वेट से सजा दिए तुम। ठीक है, तो हो क्या रहा था कि इन दोनों एलिमेंट का जो प्रॉपर्टी है वो ये रिजेम्बलेंस दिखा रहा था, इसका रिजेम्बलेंस दिखा रहा था, तो उसको इसने यहाँ पे रख दिया और इसको उसने यहाँ पे रख दिया। और सिंप्लीफाई करूं तो सुनो, ए बी सी डी, क्या मैंने बोला, 2 4 6 8, सुनना ध्यान से, 2 4 6 8 एटॉमिक वेट, ये तो एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किया जाता है, उसने इंक्रीजिंग नंबर ऑफ एटॉमिक वेट से सजा दिया इसको। ठीक है, इसका कुछ प्रॉपर्टी था, वो भी इसका कुछ प्रॉपर्टी था, सिमिलर था। ठीक है, अब क्या उसने देखा कि डी का प्रॉपर्टी इन दोनों से मैच कर रहा है, इसका मैच नहीं कर रहा है, तो उसने क्या बोला कि हो सकता है कि ये जो 6 कैलकुलेशन हम लोग किए एटॉमिक वेट का वो गलत हो और ये सही हो, तो उसने डी को उठा के यहाँ रख दिया और सी को उठा के यहाँ पे रख दिया। उसने बोला था कि मुझे अपने आप पर विश्वास है भाई, हो सकता है तुम एटॉमिक वेट जो निकालो वो गलत निकाले होगे। तो उसको कैसे रखना था, उसको रखना था एटॉमिक वेट इंक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से, और सिमिलर प्रॉपर्टीज सब में होंगी। लेकिन उसने क्या किया, कहीं कहीं देखा कि बीच बीच में फॉलो नहीं हो रहा है इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के हिसाब से अगर मैं एलिमेंट्स को रख रहा हूं, तो क्या बोल दिया उसने, अरे भाई तुम एक्सपेरिमेंटली एटॉमिक वेट गलत निकालो, मैं सही हूं। इसलिए वो कभी कभी उसने इग्नोर मार दिया, ज्यादा एटॉमिक वेट वाले को पहले रख दिया और इसको बाद में रख दिया, बोला कि इसका भाई इसका पहले होगा इसका बाद में होगा, आपने गलत कैलकुलेट ही किया होगा तुम्हें। इस लेवल का विश्वास था भाई। सर हमको ये नीट में याद रखना है क्या, नहीं याद रखना है, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, लेकिन एकदम प्यार और मोहब्बत से समझाया हूँ भाई। ठीक, अब देखो एकदम एकदम भयंकर चीज जो मेंडेलीव ने बोली, ये तो आपका नीट में और कितने सारे एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। जब मेंडेलीव ने पीरियोडिक टेबल बनाया था तो उस समय गैलियम एंड जर्मेनियम जो था उसका अता पता कुछ नहीं था भाई, मतलब गैलियम और जर्मेनियम का डिस्कवरी ही नहीं हुआ था। ठीक है, मेंडेलीव इतना तेज था कि उसने बताया
कि कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो अभी भी अनडिस्कवर्ड हैं। तो उसने क्या किया कि गैप छोड़ दिया अपने पीरियोडिक टेबल में, और गैप दे दिया और बोला कि यहाँ पे इस एटॉमिक वेट का अभी मेरे पास एलिमेंट नहीं है, इसलिए मैं कुछ भी नहीं रख रहा हूँ। तो उसने डैश दे दिया, गैप दे दिया, और बोला कि कभी ना कभी वहां पे डिस्कवरी हो जाएगी उस एलिमेंट की। उसने गैप दे दिया। सोचो, मतलब बोलोगे सर वाह दूरदर्शी, अरे हाँ भाई जीनियस था मेंडलीव, बता दिया कि यहाँ पे गैप है, ठीक है, और यहाँ पे एलिमेंट होगा वो अनडिस्कवर्ड है। भाई तुम डिस्कवर नहीं कर पा रहे हो, मुझे तो अपने पे विश्वास है। और सच में गैलियम और जर्मेनियम बाद में डिस्कवर हो गया। उसने बताया था उसका एटॉमिक वेट इतना होगा, अरे भाई अप्रोक्सीमेटली उतना ही डिस्कवर किया गया। सोच लो भाई, तो किस किस लेवल के साइंटिस्ट थे, अरे वाह। तो गैलियम और जर्मेनियम जो था, गैलियम जर्मेनियम था उस समय अननोन था। तो मेंडलीव ने क्या किया कि अल्युमिनियम के नीचे एक गैप छोड़ दिया, ठीक है, गैलियम के लिए। उस समय तो उसको पता नहीं था कौन सा एलिमेंट है। और सिलिकॉन के नीचे में उसने गैप छोड़ दिया जर्मेनियम के लिए। और अल्युमिनियम के नीचे में जो गैप उसने छोड़ा, अल्युमिनियम के नीचे, ठीक है ना, और सिलिकॉन के नीचे जिसने गैप छोड़ा, तो अल्युमिनियम के नीचे जिसने गैप छोड़ा, उस गैप के लिए उसने नाम दिया कि इसमें फ्यूचर में एक कोई भी एलिमेंट डिस्कवर होगा, जिसको मैं अभी के लिए बोल देता हूं क्योंकि उस समय तो पता नहीं था। एक्का सिलिकॉन, सॉरी एक्का अल्युमिनियम, और जो सिलिकॉन के नीचे होगा वो क्या होगा, एक्का सिलिकॉन होगा। एक्का सिलिकॉन होगा। बाद में जब उसकी डिस्कवरी हुई तो उसका प्रॉपर नेमिंग किया गया और बोला गया कि अल्युमिनियम के नीचे जिसको तुमने एक्का अल्युमिनियम नाम बोला था वो क्या है, गैलियम है। और सिलिकॉन के नीचे क्या था, सिलिकॉन के नीचे था जर्मेनियम, जर्मेनियम, ठीक है। तो ये कितने सारे एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है, ऐसे कौन से दो एलिमेंट थे जिसका नाम मेंडलीव ने एक्का एल्युमिनियम और एक्का सिलिकॉन दिया था। तो वो थे गैलियम एंड जर्मेनियम, याद रखना भाई। या फिर ये भी पूछा जाता है कि बताओ एक्का एल्युमिनियम किसको बोलता था मेंडलीव, किसको बोलता था, गैलियम को बोलता था, और एक्का सिलिकॉन किसको बोलता था, जर्मेनियम को बोलता था। अरे भाई पुशअप सीरीज में रहूंगा क्वेश्चन तो देखना एकदम कैसे क्वेश्चन अप्रोच करें, सब झमाझम समझा दूंगा, एकदम मजा आ जाएगा भाई। बढ़ते हैं, चलो आगे। अब आता है फाइनल बारी, जो हम लोग अब आज के डेट में पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं भाई। चांद तारे फूल सपनम, मेरे बच्चे तो फोड़ के आएंगे कहां पर, नीट में। ये नहीं कि भाई फोड़ फाड़ देना अपना घर ही, नीट में फोड़ कर आना भाई, ठीक है। अब आए हमारे मॉसली नाम के साइंटिस्ट, और उन्होंने क्या बोला कि मैंने भाई एलिमेंट्स पे एक्सरे का एक्सपेरिमेंट किया है। उस एक्सरे का एक्सपेरिमेंट करने के बाद मुझे ये पता चला कि जब मैं अंडर रूट म्यू, ये क्या है तुम्हारा फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे इमिटेड, एलिमेंट्स पे एक्सरे डाले, सॉरी एलिमेंट्स पे एक्सरे बोल रहा हूँ, एलिमेंट्स जो एक्सरे निकले उसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसका अंडर रूट, उसमें और मैंने एटॉमिक मास के बीच में ग्राफ प्लॉट किया। और अंडर रूट म्यू मतलब ये क्या है, फ्रीक्वेंसी है, वर्सेस एटॉमिक नंबर के बीच में मैंने ग्राफ प्लॉट किया। तो मुझे पता चला कि जो सिमिलर प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स के जो रिपीट होते हैं, ठीक है, वो ज्यादा डिपेंड करते हैं उसके एटॉमिक नंबर पे। तो मेंडलीव ने जो बोला था भाई कि एटॉमिक वेट पे डिपेंड करते हैं, वो कहीं ना कहीं गलत हो गया मॉसली के इस एक्सपेरिमेंट के बाद। तो फिर क्या बोला गया कि भाई कि जो पीरियोडिसिटी है, पीरियोडिसिटी मतलब एक रेगुलर इंटरवल बाद सिमिलर प्रॉपर्टीज का रिपीट होना, वो किसका फंक्शन होता है, एटॉमिक नंबर का फंक्शन होता है, वो एटॉमिक नंबर का फंक्शन होता है। भाई जो जो बोल रहा हूँ, जो जो लिख रहा हूँ, दोनों के बेसिस पे नोट्स बनाते जाना। अगर अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा अभी रिवाइंड करके देख लेना, क्योंकि एटॉमिक स्ट्रक्चर तुम पहले देख के आए हो तभी तुमको थोड़ा समझ में आएगा अभी आगे जाके, इसलिए एटॉमिक स्ट्रक्चर पहले देखना फिर ये देखना, ठीक है। लास्ट ईयर मैंने करवाया था, जाके प्लेलिस्ट बना हुआ है चेक करो, ठीक है ना, अच्छे से चेक करो। यहां से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मॉसली जो है वो ग्राफ ड्रॉ किया था किसके बीच में, तो अंडर रूट फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक नंबर के बीच में, क्या बताने के लिए कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, ठीक है, वो किसका फंक्शन होता है, तो वो किसका फंक्शन होता है, एटॉमिक नंबर का फंक्शन होता है। ये पूछा जाता है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन, तो एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो ये फिर बाद में बताया गया कि जो मेंडलीव जो एटॉमिक वेट के बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया था वो कहीं ना कहीं गलत है, ठीक है, लेकिन उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था, क्योंकि उसके उस समय पे उस तरीके से एलिमेंट्स को किसी टेबल में किसी ने नहीं सजाया था। सोचो इतना ब्रिलियंट था कि गैप भी बता दिया था कि यहाँ पे गैप है, यहाँ पे एलिमेंट कोई ना कोई फ्यूचर में डिस्कवर होगा, और वहां पे हुआ डिस्कवर, बहुत ब्रिलियंट था। तो ये जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है हम लोग का, मतलब जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, आज का जो पीरियोडिक टेबल हम लोग पढ़ते हैं,
दे आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। ठीक है, एटॉमिक नंबर जैसे जैसे बढ़ता है उसके बेसिस पे हम लोग पीरियोडिक टेबल बनाते हैं। एक झलक देख लो उसकी। ठीक है, एक झलक देख लो भाई उसकी पीरियोडिक टेबल। सर ये पूरा पीरियोडिक टेबल तो सर हमको कोचिंग वाले याद करवाते हैं, कोई भी जरूरत नहीं, कोई भी जरूरत नहीं है। अगर आप जेई मेंस की तैयारी कर रहे हो, अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो, तो ये पीरियोडिक टेबल आपको याद रखने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर आप जेई एडवांस के कैंडिडेट हो तब ये जो पूरा पीरियोडिक टेबल आपको याद होना चाहिए। अगर आप नीट के स्टूडेंट हो ना भाई, तो ये पूरा पीरियोडिक टेबल याद रखने की आपको जरूरत ही नहीं है। यकीन मानो, पूरा मेरा इनऑर्गेनिक सीरीज देख लेना, पीरियोडिक टेबल मत याद करना पूरा। ठीक है, फिर तुम क्वेश्चन बनाना नीट का, एक भी क्वेश्चन ये पीरियोडिक टेबल पूरा जो याद करते हो आप उसके वजह से नहीं अटकेगा, गारंटीड। हाँ, ये मैं रिकमेंड करूंगा आपको जरूर कि 1 to 30, मतलब कि हाइड्रोजन कहाँ गया भाई, हाइड्रोजन अपना प्यारा सा हाइड्रोजन, ये ठीक है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन ठीक है। और 30 यहाँ जेडन तक 1 to 30, 1 किसका होता है, हाइड्रोजन का होता है। ठीक है, हाइड्रोजन 1 to 30 जितने भी एलिमेंट्स हैं उसका आपको एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए, एटॉमिक नंबर। ठीक है, एंड 1 to 20 जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उसका आपको एटॉमिक वेट याद होना चाहिए, एटॉमिक वेट याद होना चाहिए। समझ में आया? इतना याद कर लेना बस, आपको पीरियोडिक टेबल याद करने की जरूरत नहीं है। ये मैं क्या दिखा दिए, सॉरी ये मैं क्यों दिखा रहा हूं आपको, बस देख लो कि कितना प्यारा सा हमारा पीरियोडिक टेबल दिखता है। हमारे पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। क्या सर, ये तो हम जानते हैं, बहुत अच्छी बात है, बस इतना आपको याद ही रखना है। ठीक है ना, और 30 तक एटॉमिक नंबर बस, और कुछ नहीं याद रखना है भाई, कुछ नहीं याद रखना है। बाकी छोटी छोटी जो चीज याद रखनी मैं बताते जाऊंगा, आप समझ जाओगे। और ग्रुप कितने होते हैं हमारे पास, 18। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ठीक है, जो ग्रुप 18 होता है उसको हम लोग बोलते हैं नोबल गैसेस। अब बताओ इसका क्या तुक बनता है भाई, अभी बताना। जब मैं पढ़ाऊंगा आपको पी ब्लॉक एलिमेंट क्लास 12th का, तो मैं वहां पे सब कुछ बताऊंगा, वहां तो डिटेल में पढ़ना है आपको, फिर भी थोड़ा बहुत बता देता हूं। ठीक है, चलो समझ में आया आपको। अच्छा हाँ, ये बहुत पूछा जाता है कि लास्ट का जो 2 रो है, एक ये रो एक ये रो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं लैंथोनाइड एंड एक्टोनाइड। क्या बोलते हैं, लैंथोनाइड एंड एक्टोनाइड। एंड लैंथोनाइड एंड एक्टोनाइड को मिला के क्या बोलते हैं हम लोग, एफ इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या बोलते हैं, एफ इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, अब तुम ही बताओ, हमको डी एंड एफ ब्लॉक अलग से पढ़ना है, एस ब्लॉक अलग से पढ़ना है, पी ब्लॉक अलग से पढ़ना है, सब कुछ अलग से पढ़ना है और डिटेल में पढ़ना है। यहाँ कोई तुक बनता है क्या बताने का, नहीं। जो बेसिक चीजें, पीरियोडिक टेबल दिखता कैसा है, कि कितने पीरियड्स होते हैं, कितने टेबल होते हैं, क्या ट्रेंड्स होते हैं, वो समझ लेते हैं अभी। बाकी तो सब कुछ डिटेल में पढ़ना ही है, तो वो मैं पढ़ा दूंगा। ठीक है भाई, ठीक है। चलो, तो ऐसा हमारा कुछ दिखता है पीरियोडिक टेबल। ठीक है, पूरा पीरियोडिक टेबल याद करने की जरूरत नहीं है, 1 से 30 तक एटॉमिक नंबर याद कर लेना और 1 से 20 तक का एलिमेंट का एटॉमिक वेट याद करना, बस इतना ही। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। देखो अब हुआ क्या, देखो अब हुआ क्या, यहाँ क्या बोला जा रहा है कि जो भी हॉरिजेंटल रोज होते हैं, जो भी हॉरिजॉन्टल रोज होते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं पीरियड्स। हॉरिजेंटल मतलब क्या हुआ, ये वाला देखो, ऐसे 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 ऐसे, क्या बोलते हैं, पीरियड्स। और पीरियड्स कितने हैं, टोटल 7 है। और जो भी वर्टिकल है ऐसे ऐसे, उसको हम लोग बोलते हैं ग्रुप। तो ग्रुप कितने हैं टोटल, 18 है। देखो ग्रुप टोटल कितने हैं, 18 है। ठीक है, तो टोटल कितने होते हैं ग्रुप्स, पूछा जाता है। इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हाउ मेनी ग्रुप्स एंड पीरियड्स आर प्रेजेंट। तो आपका 7 पीरियड्स होते हैं और कितने एलिमेंट्स होते हैं, सॉरी कितने ग्रुप्स होते हैं, 18 ग्रुप्स होते हैं, 18 ग्रुप्स होते हैं, 7 पीरियड्स एंड 18 ग्रुप्स होते हैं। जो जो बोल रहा हूँ, जो जो लिख रहा हूँ, उसके बेसिस पे नोट्स बना लेना भाई, इतना आपको वन शॉट में कोई एक्सप्लेन नहीं करेगा बच्चों की तरह। ठीक है, वही बोला जा रहा है यहाँ पे कि टोटल 7 पीरियड्स होते हैं। और इसके बाद ये जो लाइन लिखी हुई है ना, वो मैं थोड़ी देर बाद बताता हूँ आपको अगले स्लाइड में। ठीक, चलो अब देखो, एटॉमिक नंबर 100 तक, एटॉमिक नंबर 100 तक प्रॉपर नेम तो दिया गया है एलिमेंट्स का, लेकिन 100 से ऊपर अभी प्रॉपर नेम दिया नहीं गया है एलिमेंट का। ठीक है ना, तो 100 से ऊपर कोई अगर एटॉमिक नंबर होगा किसी एलिमेंट का, तो उसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, ये बहुत बार पूछा जा चुका है अलग अलग एग्जामिनेशन में, नीट में भी, और बहुत ईजी है। उसके लिए एनसीईआरटी का ये वाला टेबल आपको याद होना चाहिए पूरा। और क्या याद होना चाहिए,
एब्रेविएशन नहीं याद होना चाहिए, ये याद होना चाहिए डिजिट और नेम। मतलब अगर 0 डिजिट हो तो उसको नील बोलेंगे, 1 हो तो अन बोलेंगे, 2 होगा तो बाई बोलेंगे, 3 होगा तो ट्राई बोलेंगे, 4 होगा तो क्वाड बोलेंगे, 5 होगा तो पेंट। तो इजिली याद हो जाएगा, बस आप 3-4 बार पढ़ लेना, ठीक है ना। कैसे लिखते हैं मैं आपको बताता हूँ। डिजिट याद होना चाहिए, नेम याद होना चाहिए, ठीक है, और लास्ट में आपको बस ये लगा देना IUM एट द एंड। कैसे लिखते हैं मैं बता रहा हूँ, जो जो बोल रहा हूँ, जो जो लिख रहा हूँ उसके बेसिस पे नोट्स बना लेना भाई। देखो चलो, जैसे किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 101 है, तो बताओ उसका IUPAC नेम क्या होगा, ये पूछा जाएगा आपसे एग्जामिनेशन में, नीट में पूछा जाएगा। तो सुनना कैसे होगा, 101 सबसे पहले 1 आया है यहाँ पे, तो 1 देखो, डिजिट 1 के लिए क्या बोलते हैं, अन बोलते हैं, तो पहले अन लिख लो। उप्स, लिख लिया पहले अन। फिर देखो 0, 0 क्या बोलते हैं, देखो नील बोलते हैं, तो फिर लिख लिए नील। क्या लिख लिए, नील, ठीक है। फिर 1 आया तो उसको क्या बोलते हैं, अन बोलते हैं, और लास्ट में हमेशा IUM लगा देना, IUM, ठीक है, ये लगा देना। तो अन नील अन EM नाम है जो कि लिखा हुआ है। अब 102 का बताओ कैसे लिखेगा, कैसे लिखोगे बताओ। 1 को क्या बोलते हैं, अन बोलते हैं। 0 को क्या बोलते हैं, नील बोलते हैं, देखो। और 2 को क्या बोलते हैं, देखो तो 2 को बोलते हैं हम लोग बाई। क्या बोलते हैं हम लोग, बाई। क्या बोलते हैं, बाई। चलो बाई, बाई लिखते हैं, बाई 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 बाई। और लास्ट में क्या लगता है, IUM। तो जब लास्ट में ऑलरेडी यहाँ पे आई होना तो सिर्फ UM लगाना, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। हो सकता है ऑप्शन आपको ऑप्शन में क्या देते हैं, यहाँ डबल आई देते, तो डबल आई में टिक मत मारना, सिंगल आई में देना। तो अनिल BM, अनिल BM, ये क्वेश्चन नीट में पूछा जाता है और पूछा जा सकता है, ठीक है। बहुत सारे एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। चलो अब बढ़ते हैं आगे, जो बोल रहा हूँ जो लिख रहा हूँ दोनों के बेसिस पे नोट्स बनाना भाई। मेरे लेक्चर से, अब सिर्फ मेरे लेक्चर से फिजिकल ऑर्गेनिक मैं करवा चुका हूँ प्रीवियस ईयर में, मतलब लास्ट ईयर में करवा चुका हूँ मैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर में करवा चुका हूं। और उसको देख लोगे और इसको देख लोगे तो 160 प्लस गारंटीड है भाई, 180 में से, ठीक है। जो 20 नंबर है उसके लिए मैं आपके लिए टेस्ट सीरीज ला रहा हूँ, इतना बेहतरीन टेस्ट सीरीज ला रहा हूँ ना भाई, एकदम झमाझम मजा आएगा। सब बच्चे लेना एकदम प्यार और मोहब्बत से, ठीक है, मजा आ जाएगा भाई, एकदम एकदम मस्त चीज आने वाली है। ये देख के आप समझ ही गए होंगे, ठीक है। वेट करो, बस एक वेट करो, ठीक है। कुछ दिन और वेट कर लो, 4-5 दिन, मैक्सिमम 1 हफ्ता, उसके बाद तो फिर मजा आ जाएगा भाई। ऐसी चीज लाने वाले हैं, पूरे यूट्यूब पे अवेलेबल है, बस अपना प्यार दिखाना, मोहब्बत दिखाना और विश्वास रखना खुद पे, अपने टीचर पे। बोलो एक बार झमाझम झमाझम। पानी पीते रहो, ठीक है ना, पानी पीने से ब्रेन का ऑक्सीजन सप्लाई अच्छा रहता है और ज्यादा समझ में आता है। चलो बोर मत होना भाई, बोर मत होना, एकदम झमाझम बोलते रहो भाई। चलो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन पीरियड्स, पीरियड्स के बारे में हम लोग कुछ जानते हैं। टेबल में, हमारे जो पीरियोडिक टेबल उसमें पीरियड्स होते हैं और कॉलम्स होते हैं। मतलब कॉलम मतलब क्या, ग्रुप होते हैं, ठीक है ना। पीरियड्स होते हैं, ग्रुप्स होते हैं, उनके बारे में जानते हैं जितना जरूरी है। द पीरियड इंडिकेट्स द वैल्यू ऑफ n फॉर द आउटर मोस्ट और वैलेंसी सेल। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर देख के आओगे तो तब अब ये समझ में आएगा आपको, मैंने पढ़ाया उसको देख के आना, नहीं देखे होगे तो इसमें तुम्हारा घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता। होले होले हो जाएगा प्यार, किससे, ओजोन क्लासेस से, ठीक है। चलो इसका मतलब क्या है और इससे कैसे क्वेश्चन बनता है, सुनो। आउटर मोस्ट सेल को हम लोग वैलेंसी सेल भी बोलते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा चुका हूं, अब यहाँ एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि मैं कितने बार बोल चुका हूं कि वो देखना तब ये देखना, ठीक है। चलो, ये क्या बोलता है, ये क्या बोलता है, द पीरियड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ n फॉर द आउटर मोस्ट और वैलेंसी सेल। जैसे मान लो मेरे पास बोरोन है, तो बोरोन का जो होता है एटॉमिक नंबर वो कितना होता है, 5 होता है, ठीक है ना। इसका पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, तो लिखेंगे 1s2 2s2 2p1, ठीक है ना। तो इसका जो आउटर मोस्ट सेल है, तो आउटर मोस्ट सेल कौन सा है, ये वाला, ठीक है। उसकी वैल्यू ऑफ n देखो, तो वैल्यू ऑफ n क्या है, यहाँ पे 2 है, n इजिकल टू 2 है आउटर मोस्ट सेल की। तो बोरोन जो है, इसका मतलब वो सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है। देखो यहाँ पे सेकेंड पीरियड का एलिमेंट बोरोन, देखो बोरोन कौन से, सेकेंड सेकेंड पीरियड में। समझ में आया बच्चों। अब देखो जैसे तुम्हारा ये बेरिलियम देख लो, ठीक है, बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, बेरिलियम का 4 होता है, ये भी सेकंड पीरियड में आना चाहिए। देखो निकाल के बताता हूँ तुमको, ठीक है ना, सेकंड पीरियड में आना चाहिए।
बेरिलियम क्या होता है इसका 4 होता है, तो 1s2 2s2 इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। वैलेंसी शेल का वैल्यू ऑफ n कितना होगा, n इज इक्वल टू 2 होगा, मतलब बेरिलियम कौन से पीरियड में है, सेकेंड पीरियड में है। क्वेश्चन यही आता है, आपको एटॉमिक नंबर दे देगा किसी एलिमेंट का, आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखने आना चाहिए, जो मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में बहुत प्यारे तरीके से समझा दिया। उसके बाद जो आउटर मोस्ट शेल है उसकी वैल्यू ऑफ n देखो, उसी पीरियड में होगा वो। समझ में आया बच्चों, समझ में आया? तो ये इंपॉर्टेंट था। दूसरा आपको क्या आना चाहिए, सुनो, the number of elements in a period is twice the number of atomic orbitals, ठीक है, that is being filled। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं बोलूं कि बताओ कि सेकेंड पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं, आपको ये बताना है, या कितने हो सकते हैं, तो कैसे हो सर, पीरियड जो पीरियड होता है सर, वो क्या बताता है, वो वैल्यू ऑफ n बताता है, वैल्यू ऑफ n बताता है फॉर वैलेंसी सेल, फॉर वैलेंसी सेल। तो सबसे पहले तो हम n इज इक्वल टू 2 लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि n इज इक्वल टू 2 के लिए l की जो वैल्यू होगी वो लिख लेंगे, तो ये 0 होगी और 1 होगी। ये क्या लिख दिए सर, इसमें तुम्हारा गलती है भाई, क्योंकि तुम एटॉमिक स्ट्रक्चर देख के नहीं आए हो, वो देखना तभी देखना ये, ठीक है। बहुत प्यार से समझाया हूं। तो l इज इक्वल टू क्या हुआ, 0,1 हुआ, ठीक है। l इज इक्वल टू 0,1 हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि 2 के साथ हम लोग का l इज इक्वल टू 0 मतलब s, l इज इक्वल टू 1 मतलब p, तो 2s और 2p हमारा पॉसिबल है, 2s और 2p हमारा पॉसिबल है, ठीक है। 2s में कितने ऑर्बिटल्स हैं, एक, 2p में कितने हैं, 3 है, 2px 2py एंड 2pz, तो इसमें कितने टोटल 3, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हुए, 3 + 1 4 हुए। तो इस पीरियड में जितने ऑर्बिटल्स भरे जा सकते हैं उसका डबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है, वही लिखा हुआ है यहाँ पे। तो टोटल इसमें एलिमेंट्स कितने होंगे, 8 होंगे। तो सेकंड पीरियड में कितने एलिमेंट्स हुए, 8 हुए। देखो यहाँ पे 8 होगा सेकंड पीरियड में, 1 2 3 4 5 6 7 8। समझ में आया बच्चों? वैसे ही n इजिकल टू 3 के लिए निकाल लेंगे, n इजिकल टू 4 के लिए निकाल लेंगे। समझ में आया? चलो तो सर और एग्जांपल हम कहाँ से समझे सर? अरे भाई इसीलिए मैं पुशअप सीरीज करवाता हूँ। इस पे एक क्वेश्चन मैंने डाला है पुशअप सीरीज में, ठीक है, उसका स्लाइड्स मैं प्रिपेयर कर चुका हूँ, ठीक है। एक क्वेश्चन डाला, वहां समझना। ये जो अभी बताया उसको ध्यान से समझ लो, ध्यान से नोट्स में लिख लो, ठीक है, ध्यान से नोट्स में लिख लो। जो बोल रहा हूँ, जो लिख रहा हूँ, सबके बेसिस पे नोट्स बनाते जाना भाई। चलो एक बार और समझा देता हूँ आपको, n इज इक्वल टू 3 के लिए, सॉरी n इज इक्वल टू 3 बोल रहा हूँ, थर्ड पीरियड के लिए समझा देता हूँ। चलो थर्ड पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं आपको बताना है, ठीक है। पीरियोडिक टेबल याद करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन पूछा जाता है ये भाई, बताओ थर्ड पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं। तो देखो थर्ड पीरियड, तो पहले इससे वैल्यू ऑफ n फॉर आउटर मोस्ट से लिख लो, n इज इक्वल टू 3, हम तो लिख लिए सर। इसके लिए l की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 0 1 2 हो सकती है। सर आप तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में इतने प्यार से समझा है, तो हमको तो आता है सर, हम तो आपके रेगुलर स्टूडेंट हैं। l इज इक्वल टू 0 1 2, तो 3 के लिए क्या क्या होगा, 3s 3p एंड 3d, ये हो सकता है, क्योंकि इस 0 का मतलब क्या हुआ s, 1 मतलब p और 2 का मतलब d हुआ, ये हो सकता है, ठीक है ना, ये हो सकता है। चलो ये हो सकता है, अब ये देखना मतलब 3s हो सकता है, 3p हो सकता है और 3d हो सकता है, ठीक है। लेकिन अफबाउ प्रिंसिपल ये बोलता है कि 3d से पहले हमको 4s में भरना होगा, 4s में भरना होगा। अरे बाप रे बाप सर, ये आप कैसे बोल दिए? इसका मतलब कि तुमने एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर मैंने नहीं देखा, पहले उसको जाके देखो, अब मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ठीक है ना। लेकिन अफबाउ प्रिंसिपल क्या बोलता है कि 3d से पहले हमको 4s भरना है, तो भाई हम लोग 3D तो भर ही नहीं सकते पहले, 4s जब तक हम भरेंगे नहीं, तो ये काट दो पहले, ठीक है। समझ में आया आपको? चलो क्योंकि भाई थर्ड पीरियड में ये पॉसिबल है, ठीक है, लेकिन हमको क्या करना है कि हमको इसमें इलेक्ट्रॉन भरना है। लेकिन भाई जब तक हम 4s में नहीं भरेंगे 3D में भर ही नहीं सकते। ये क्या कौन बोलता है? ये बोलता है अहबाउ प्रिंसिपल बोलता है। तो 3D को हम लोग क्रॉस कर दे, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन हम नहीं भर सकते, मतलब इसमें भर सकते हैं और इसमें भर सकते हैं, ठीक है। इसमें नहीं भर सकते क्योंकि ये तो थर्ड पीरियड में आएगा ही नहीं, ठीक है। अभी मैंने बताया क्या क्या आ सकता है, 3s 3p और 3d आ सकता है। तो 3d में भर नहीं सकते क्योंकि 4s को पहले भरेंगे फिर इसमें भरेंगे, तो 3d हम मैंने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। अब देखो इसके कितने ऑर्बिटल्स पॉसिबल है, ये देखना है। s के 1 है और p के कितने हैं, 3 है, ठीक है। 3px 3py 3pz, मतलब इसमें भी कितना, 4 ऑर्बिटल। और जितने ऑर्बिटल्स तुम भर सकते हो
उसका डबल कर दो तो इसमें 8 एलिमेंट्स होगा, मतलब थर्ड पीरियड में भी क्या होगा, 8 एलिमेंट्स होगा भाई। देखो प्यार और मोहब्बत से थर्ड पीरियड में 1 2 3 4 5 6 7 8। समझ में आया बच्चों, समझ में आया? बोलोगे हाँ सर, इतने प्यार मोहब्बत से आप समझाओगे तो क्यों नहीं समझ में आएगा। जितना जरूरी है पीरियोडिक टेबल में उतना ही पढ़ाऊंगा, नहीं तो पागल हो जाओगे भाई। ठीक है, पूरा इनऑर्गेनिक सीरीज देख लेना, एस ब्लॉक, प्री ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक, तब बोलना कि सर ये छूट गया। कुछ नहीं छूटेगा, मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा अलग है भाई बाकी सबसे। जिसका इंपॉर्टेंस जिस चैप्टर में है मैं उसी में पढ़ाता हूँ। ये नहीं कि एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है तो अभी ही पढ़ा दूं, भाई पागल हो जाओगे आप। तो मैं आपको पागल नहीं करना। बोलोगे सर हमको तो ऑलरेडी आपसे मोहब्बत है, प्यार है। थैंक यू सो मच। थोड़ा व्यूज कम हो गया यार, व्यूज बढ़ाओ, शेयर करो वीडियो को यार, मजा आएगा, सबका फायदा होगा। टेस्ट सीरीज जो आने वाली है तो उसमें तो उड़ा के रख दूंगा मैं। उसमें केमिस्ट्री वाला पार्ट मैं डिजाइन करूंगा, जल्द ही आ रही है भाई केमिस्ट्री की टेस्ट सीरीज। और सिर्फ केमिस्ट्री की टेस्ट सीरीज नहीं रहेगी, उसमें पूरा पीसीबी रहेगा। बायोलॉजी तो तुमको पता है यार, विपिन सर बनाएंगे। केमिस्ट्री में क्या करूंगा, पूरा मैं बनाऊंगा। ठीक है, विपिन सर अब बायोलॉजी बनाएंगे तो समझ लो भाई, विपिन सर जितने भी बच्चे को आज तक स्टूडेंट को पढ़ाया है उनका हर एक क्वेश्चन आप अच्छे से रिवाइज कर लियो और उनके नोट्स के बेसिस पर बना लियो क्वेश्चन, तो 360 में 340 में तो कोई रोक ही नहीं सकता। 360 में 340 आपका आएगा ही आएगा बायोलॉजी में। और अगर केमिस्ट्री में मेरे नोट्स, मेरा टेस्ट सीरीज और सब कुछ कर लेते हो तो 180 में भाई 160 प्लस गारंटी है, मतलब 175 भी आ सकता है, 172 भी आ सकता है, 180 भी आ सकता है। ठीक है, चलो अब हम लोग पढ़ते हैं ग्रुप वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसमें क्या देखो, हमको बस समझना है, हमको क्या समझना है कि एलिमेंट्स इन द सेम वर्टिकल कॉलम हैव सिमिलर वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बस इतना हमको याद रखना है। ठीक है, मतलब कि अगर सेम ग्रुप के एलिमेंट्स हो, ग्रुप मतलब क्या, सेम कॉलम के एलिमेंट्स हो, वर्टिकल कॉलम के एलिमेंट्स हो, तो उनका जो आउटर मोस्ट सेल का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो सिमिलर होता है। वो क्या होता है, सिमिलर होता है। वो क्या होता है, सिमिलर होता है। ठीक है, सर नहीं समझ में आया, अरे भाई एटॉमिक स्ट्रक्चर प्लीज देख के आओ, इसलिए बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ज्यादा समझ में आएगा। जैसे देखो ये जो है जितने भी एलिमेंट्स वो सेम वर्टिकल कॉलम के हैं, मतलब सेम ग्रुप के हैं। तो आप देखो वैलेंसी सेल देखो, इसका इसका वैलेंसी सेल क्या है, 2 है। वैलेंसी सेल मतलब क्या, आउटर मोस्ट सेल 2 है। इसका क्या है 3, इसका क्या है 4, इसका 5, इसका 6, इसका 7। सबका वैलेंसी सेल को अंडरलाइन कर लिए। सब में देखो एस में 1 इलेक्ट्रॉन, एस में 1 इलेक्ट्रॉन, एस में 1 इलेक्ट्रॉन, एस में 1, एस में 1, एस में 1। तो जितने भी सेम ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं उनका आउटर मोस्ट का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो सिमिलर होता है, ये पूछा जाता है एग्जामिनेशन। और आपसे ये भी दे दिया जाएगा कि देखो 2 एलिमेंट्स हैं, ये हैं और ये हैं। ठीक है, तो बताओ दोनों सेम ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो आप कैसे पहचानोगे, अरे सर इतने प्यार मोहब्बत तो प्रेम से आपने बताया था कि पहले देख लेते हैं, चलो इसका आउटर मोस्ट सेल, और आउटर मोस्ट सेल में इसमें भी S1 है, इसमें भी S1 है, मतलब सिमिलर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, सिमिलर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका मतलब दोनों सेम ग्रुप में, तो हम फटाक से टिक मार देंगे और सटाक से 4 नंबर लेके आएंगे। ठीक है सर, आप चिंता मत करो, हम तो एकदम आपके स्टूडेंट हैं, एकदम फाड़ के आएंगे, फोड़ के आएंगे, चीर के आएंगे। ठीक है, चलो अब थोड़ी बहुत नॉलेज ले लेते हैं। अब देखो जैसे एस ब्लॉक एलिमेंट्स, पहला एलिमेंट एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं। अब भाई हमको एस ब्लॉक अलग से पढ़ना है, पी ब्लॉक पूरा अलग से पढ़ना है, डी एंड एफ पूरा अलग से पढ़ना है। तो बताओ भाई फालतू का मैं यहाँ पे इतना ज्यादा लंबा क्यों पढ़ाऊं, जब उतना चीज मुझे, उससे ज्यादा चीज मुझे अलग अलग चैप्टर्स में बताना ही है। तो यहाँ बेसिक आइडिया दे देता हूं आपको। देखो एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट एंड डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट के बारे में, जो ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 के एलिमेंट्स होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट। मतलब कि ग्रुप 1 प्लस ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ये पूछा जाता है कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर एलिमेंट्स ऑफ, तो ऑप्शन में रहेगा ग्रुप 1 ग्रुप 2 बोथ ए एंड बी, तो बोथ ए एंड बी में टिक मारना। जो जो आता है, जो जो पूछता है सब बता रहा हूं। ठीक है, ग्रुप 1 के एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं, एल्केली मेटल्स बोलते हैं, ये भी याद कर लो। ऐसा सब मैं बताने वाला हूं क्योंकि एस ब्लॉक तो पढ़ाऊंगा ही आपको अलग से। और ग्रुप 2 को क्या बोलते हैं, अल्कलाइन, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं। और इनका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है आउटर मोस्ट वो होता है NH2। बाप रे बाप सर क्या बोल दिए, आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन। अरे भाई इसका मतलब आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा। बार बार इसलिए रिपीट करता हूं क्योंकि मुझे पता है बार बार बच्चे गलती करते हैं, और मैं चाहता हूं हर एक बच्चा भाई, हर एक बच्चे के सिलेक्शन हो। ये नहीं कि कोई तेज कोई कमजोर, हर एक बच्चे का हो भाई, हर कोई मेहनत करे और एकदम कॉम्पिटिशन फाड़ की हो।
मतलब अगर आप रह जाओ तो थोड़े से मार्जिन से रहो, मतलब मेहनत करके रहो, ठीक है, मेहनत करते रहो और मेहनत करके तो अगर मतलब नहीं भी सिलेक्ट होता तो मतलब मेहनत करो तब हारते हो तो उसका मतलब अलग ही मजा है, फिर लगता है कि अगले साल निकाल लेंगे। ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेहनत करोगे तो नहीं होगा आपका, अरे जरूर होगा, मतलब मेहनत करने के बाद भी कुछ बच्चे रह जाते हैं तो उसमें पता है मतलब रहता है कि हाँ अगले साल तो निकाल लेंगे, तो मेहनत करो भाई। मैं चाहता हूँ हर एक बच्चा मेहनत करे, हर एक बच्चा, कोई ये नहीं कि बस ये तेज बच्चों के लिए, हर लोग के लिए, हर लोग के लिए, कोई बच्चा तेज हो कमजोर नहीं होता, कमजोर होती है उसकी सोच, ठीक है। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, जैसे तुम्हारा बोरोन है, बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 होता है, तो 1s2 2s2 2p1 2p1, ठीक है। तो आपको बताना है क्या ये ग्रुप या ग्रुप 2 का एलिमेंट है क्या, देखते हैं चलो। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मतलब क्या हुआ कि आउटर मोस्ट सेल को देखो, चलो आउटर मोस्ट सेल को देखें, देख लिए ये 2p1 है, ठीक है। तो उसका कन्फिग्रेशन ns2 होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ns2 होना चाहिए, सॉरी ns1 से लेके ns2 होना चाहिए, ns1 होना चाहिए या फिर ns2 होना चाहिए, तब यह ग्रुप 1 या ग्रुप 2 का एलिमेंट होगा, मतलब कि एस ब्लॉक का एलिमेंट होगा। तो देखो n की वैल्यू यहाँ पे क्या है 2 है, लेकिन यहाँ तो p है ना, यहाँ तो p है, देखो यहाँ पे तो p है, यहाँ पे s होना चाहिए, मतलब कि ये क्या है, ये s ब्लॉक एलिमेंट नहीं है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन दे देगा और आपसे पूछा जाएगा बताओ ये कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है, ठीक है, ऐसे पता करना है, ठीक है, ऐसे पता करना है, ठीक, समझ में आया आपको। अब देखते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। पी ब्लॉक एलिमेंट में आपको क्या याद रखना है कि द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वेरीज फ्रॉम, मतलब कि ns2 np और 1 to 6, यहाँ 1 to 6 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे जो n की वैल्यू है ना भाई, कहाँ गई, ये जो n की वैल्यू है वो वेरी करती है 2 to 7, मतलब n की वैल्यू 2 से 7 तक कुछ भी हो सकती है, 2 से 7 तक कुछ भी हो सकती है। सर ये याद रखने की जरूरत है, नहीं याद रखने की जरूरत है, फिर भी थोड़ा बहुत बता दे रहा हूँ, एस ब्लॉक पी ब्लॉक पढ़ाऊंगा तो वहां मस्त समझा दूंगा, ठीक है ना, फिर भी अभी समझ पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नोट्स में जरूर डाल देना, ठीक है। अच्छा, ns2 np1 to 6, अगर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, मैंने समझा दिया क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, देखो जो आउटर मोस्ट सेल है उसका इलेक्ट्रॉनिक वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट है, उसको अलग कर लो और फिर इससे मैच करने की कोशिश करो, अगर मैच कर जाता है तो उस ब्लॉक का एलिमेंट होगा। जैसे इसका क्या है ns2 np1 to 6, यहाँ पे जो n की वैल्यू है वो भी 2 to 7 तक वेरी करती है, 2 से 7 के बीच में n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अब जैसे मान लो किसी का आ जाएगा 2, जैसे ये देखो इसका देखो बोरोन का ही 2s2 2p1 आ रहा था, तो आउटर में सेल कौन सा है, n इक्वल टू 2 है, तो n इक्वल टू 2 यहाँ भी, n इक्वल टू 2 यहाँ भी है, तो इस पूरे पार्ट को मैं बाहर निकाल लिया, 2s2 2p1 निकाल लिया, तो n की वैल्यू 2 हो सकती है, यहाँ पे 2 है, ठीक है। और यहाँ पे s2 होना चाहिए, यहाँ s2 भी है, और p की वैल्यू 1 to 6 हो सकती है, यहाँ पे 1 है वैल्यू, मतलब कि इसको देख के आप बता सकते हो कि ये p ब्लॉक का एलिमेंट है। समझ में आया बच्चों, नहीं समझ में आया तो रिवाइंड करके देखो, बोलो कि हमको समझ में आएगा, क्यों नहीं समझ में आएगा, सर इतने अच्छे से समझाते हैं, सब बच्चे को समझ में आ रहा तो मुझे भी समझ में आएगा, ये एटीट्यूड रखो भाई एकदम प्यार और मोहब्बत से। चलो डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं, बहुत सारे एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है भाई कि विच ऑफ द फ्लोइंग ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स, तो आप बोलोगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स, क्या, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक। चलो, और इसका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है ये, और ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, एस और पी ब्लॉक का बस याद रखना, क्या याद रखना है इसमें बस कि ग्रुप 3 टू ग्रुप 15 12 को, ग्रुप 3 से ग्रुप 12 को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं, ग्रुप 3 से ग्रुप 12 तक, ग्रुप 3 से ग्रुप 12 तक हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। और इसमें एक चीज और याद रखना आप कि पी ब्लॉक comprise those belonging to group 13 to 18 and these together with the s block elements are called representative elements। अगर s block elements को मिला दो, ठीक है, s block मतलब क्या, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, और ग्रुप 13 टू ग्रुप 18 तक एलिमेंट्स को ले लो तो उनको साथ मिला के हम लोग बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, बहुत सारे एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है कि ग्रुप 1 एंड 2 को और ग्रुप 13 टू 18 को हम लोग एक स्पेशल नाम देते हैं, उस स्पेशल का नाम क्या है भाई, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, ठीक है भाई, याद कर लेना, इनऑर्गेनिक में बहुत कुछ याद करने वाला है, ठीक है। क्या सर हमको ये याद रखने की जरूरत है, ये वाला नहीं याद रखने की जरूरत है, बस ये याद रखना कि ग्रुप 3 से ग्रुप 12 को, ग्रुप 3 से ग्रुप 12 को हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं, और ट्रांजिशन एलिमेंट्स को हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं, ठीक है बच्चों। चलो अब देखते हैं एफ ब्लॉक।
एफ ब्लॉक में सर क्या हमको ये याद रखना है, क्या नहीं याद रखना है, आपको क्या याद रखना है कि एफ ब्लॉक जो एलिमेंट्स होते हैं उसको हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। और जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं सर आपने तो अभी बताया कि वो किससे किससे मिलकर बनते हैं, लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स। और जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल होता है उसके सबसे नीचे जो 2 रो होते हैं वही होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। अरे अभी तो बताया था ना। बोलोगे हाँ सर हमको तो याद है, इतना क्यों चिंता करते हो सर, हम नंबर लेके आएंगे, इस बार फोड़ फाड़ के आएंगे सर, आप चिंता मत करो, एकदम फोड़ फाड़ के आएंगे, ठीक है। बोल दो एक बार झमाझम झमाझम झमाझम, एकदम जोश के साथ भाई फाड़ के आएंगे। जितना बोल रहा हूँ, जितना लिख रहा हूँ इसमें इतना बता दिया, हाँ उतना ही इंपॉर्टेंट है। यकीन करो इसी में से क्वेश्चन आएगा, कुछ ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, भरोसा रखो भाई बस सर पे, भरोसा रखो भाई, ठीक है। आकाश टेस्ट सीरीज, एलन के टेस्ट सीरीज में बहुत सारे इरिलीवेंट क्वेश्चन होते हैं, उसमें कम नंबर आए तो भाई मतलब घबराना नहीं। हमारी जो टेस्ट सीरीज आने वाली है उसमें विपिन सर बायोलॉजी डिजाइन करेंगे, केमिस्ट्री मैं डिजाइन करूंगा, फिजिक्स देखते हैं कौन डिजाइन करता है। अरे तो मजा आ जाएगा, क्या देगा, मजा आ जाएगा, मजा 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 आ जाएगा भाई, मजा आ जाएगा। माजा मेरा फेवरेट कोल्ड ड्रिंक है भाई, माजा मैं बहुत पीता हूँ, मतलब मुझे ले जाओ तो स्प्राइट वगैरह मुझे पसंद नहीं आता, माजा ही पीता हूँ। बोल रहे कुछ, अरे सर दारू वगैरह भी पीते हो क्या, ना भाई शराब नहीं, शराब तो आज तक हाथ भी नहीं लगाया भाई, देखा भी नहीं कि शराब होता कैसा है, कभी नहीं, आज तक कभी नहीं, ठीक है। प्यारा सा बच्चा हूँ, माजा पीता हूँ, फ्रूटी पीता हूँ, और कुछ नहीं, चलो। और हाँ पानी पीता हूँ। अब देखते हैं हम लोग मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स के बारे में। देखो जो मेटल्स होते हैं दे कैन इजिली लूज इलेक्ट्रॉन्स, दे कैन इजिली लूज इलेक्ट्रॉन्स। अगर कोई भी एलिमेंट जितने ज्यादा आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर सकता है वो उतना ही ज्यादा मेटालिक होगा। नोट कर लेना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, अभी आगे समझ में आएगा कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है। जो मेटल्स होते हैं वो जनरली सॉलिड्स होते हैं, जनरली सॉलिड्स होते हैं, कुछ कुछ एक्सेप्शन है जो एनसीईआरटी से लेके वो याद कर लो भाई। मरकरी इज एन एक्सेप्शन, गैलियम एंड सीजियम इज एन एक्सेप्शन, ठीक है, याद कर लेना। जो मेटल्स होते हैं उनकी मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होती है, बहुत ज्यादा होती है। एक्सेप्शन क्या है तुम्हारा, गैलियम एंड सीजियम, क्या है तुम्हारा, गैलियम एंड सीजियम, गैलियम एंड सीजियम, ठीक है। तो जो एक्सेप्शन है मैंने बता दिया, क्या याद रखना है आपको, समझ में आया। चलो जो जो याद रखना है सब कुछ बता रहा हूँ मेटल्स के बारे में। मेटल्स क्या होते हैं, जनरली सॉलिड्स होते हैं, एक्सेप्शन क्या है, मरकरी है। मेटल्स के पास जनरली हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, एक्सेप्शन क्या है, गैलियम एंड सीजियम है, ठीक है। जो नॉन मेटल्स होते हैं ना भाई, नॉन मेटल्स they have low melting and boiling points, but there is an exception, boron and carbon, याद कर लेना भाई, and they are poor conductors of electricity, ठीक है। मेटल्स जो होते हैं उनकी बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट हाई होती है, एक्सेप्शन क्या है, गैलियम एंड सीजियम है। जो नॉन मेटल्स होते हैं उनकी मेल्टिंग पॉइंट कम होती है और बॉइलिंग पॉइंट भी कम होती है, एक्सेप्शन क्या है, बोरोन एंड कार्बन, बोरोन एंड कार्बन, ठीक है बच्चों, समझ में आया। चलो अब देखो प्यारा सा स्टेटमेंट मैं लिखा हूं, इसको मैं समझाऊंगा। इस लाइन को आप समझ लिए ना तो आगे जितने भी अभी पीरियोडिक ट्रेंड्स पढ़ाने वाला हूं सब समझ जाओगे, सब समझ जाओगे भाई। जितने एक्सेप्शन है जो नीट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है सब कुछ बता दूंगा। जेई एडवांस में तो पीरियोडिक टेबल से बहुत सारे एक्सेप्शन पूछे जाते हैं, नीट में जितना इंपॉर्टेंट सब बता दूंगा, चिंता मत करना भाई। आप देखो इसमें क्या बोला जा रहा है, द एलिमेंट्स बिकम मोर मेटालिक एज वी गो डाउन अ ग्रुप। पहले पहला लाइन समझते, अगर हम ग्रुप के नीचे जाते हैं, अगर हम लोग ग्रुप के नीचे जाते हैं, द एलिमेंट्स बिकम मोर मेटालिक, उतना ही ज्यादा वो मेटालिक बनते जाता है, ठीक है ना। चलो देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं, यहां से हम लोग समझते हैं टेबल से। देखो ये हमारा था क्या, ग्रुप था, ये एक ग्रुप का था ना, तो हम लोग ग्रुप के नीचे जा रहे हैं, डाउन अ ग्रुप जाते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ना चाहिए, वो पहला स्टेटमेंट था। कैसे, सुनना, डाउन द ग्रुप हम लोग जा रहे हैं तो देखो एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। एटॉमिक नंबर के बढ़ने के साथ साथ नंबर ऑफ सेल्स भी बढ़ रहे हैं। देखो यहाँ पे आउटर मोस्ट सेल 2 था, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है,
यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 6 है कि नहीं? बिल्कुल। तो आपका क्या हो रहा है, नंबर ऑफ सेल्स भी बढ़ रहा है। जब भी कोई भी एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले निकाला जाता है, मतलब इसको आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले निकाला जाता है, ठीक है। एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी बढ़ता है, क्योंकि एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ता है मतलब कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, क्योंकि जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर में क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और प्रोटॉन्स पॉजिटिव चार्ज होते हैं, ठीक है ना। तो अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़े तो न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ गया, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया। तो अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, वो पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन्स निगेटिव चार्ज होते हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव और निगेटिव में कैसा होता है, अट्रैक्शन होता है, और लाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो न्यूक्लियस जो होता है वो इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की कोशिश करता है, क्या करता है, खींचने की कोशिश करता है। लेकिन हमारे नंबर ऑफ सेल्स भी बढ़ रहे हैं, तो जो बाहर वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो और भी दूर चलते जा रहा है। देखो जैसे मान लो ये प्लस है, ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या था, सेकंड सेल में था, ये मान लो ये पहला सेल है, सपोज ये न्यूक्लियस है, ये पहला सेल है और ये दूसरा सेल है। तो इस इलेक्ट्रॉन को हमको लूज करना है, तो ये तो इसको पकड़ के रखा ही है, तो मान लो इसको हम लूज कर सकते हैं। अब मान लो n=3 में हम पहुंच गए, इसमें पहुंच गए, तो ये इलेक्ट्रॉन और दूर चला गया। तो भाई तुमको पता है कि F=k(q1q2/r² होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्जेस। तो अगर r बढ़ेगा तो फोर्स घट जाएगा, क्या बढ़ेगा, अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स घट जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो n=3 मतलब ये ज्यादा डिस्टेंस पे अब चला गया। अगर ये ज्यादा डिस्टेंस पे चला गया तो अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है इस इलेक्ट्रॉन को कम फोर्स से अट्रैक्ट करके रख पाएगा, मतलब कि ये उतना ही इजिली बाहर आ सकता है, क्योंकि भाई ये तो बहुत कमजोरी से पकड़ के अब रखा है ना, बहुत कमजोरी से। वैसे n=4 अगर आ जाएगा यहाँ पे तो इसको और कमजोरी से पकड़ेगा, कमजोर हो जाएगा, क्योंकि बोलेगा भाई r बढ़ा दिए तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि देखो ये डिस्टेंस बढ़ गया तो ये कम हो जाएगा। तो अगर ये बहुत कम तेजी से पकड़ के रखा है न्यूक्लियस इसको, तो उसको निकालना और ही आसान होगा। और अगर इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत आसान होगा तो वो उतना ही ज्यादा मेटालिक होगा, वो उतना ही ज्यादा मेटालिक होगा। इसलिए डाउन द ग्रुप क्या होता है, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है भाई, वही पॉइंट वहां पे लिखा हुआ है, वही पॉइंट वहां पे लिखा हुआ है। समझ में आया बच्चों, बस ये पॉइंट समझ गए ना भाई, ये लाइन पूरा तो पूरा ट्रेंड समझ जाओगे। अरे सर कुछ कुछ डाउट आ रहा है, रुक जा, पूरा पीरियोडिक टेबल देख लो, तब कोई डाउट आओगे तो बोलना। जो बोला हूं उसको दोबारा रिवाइंड करके सुनना, 4 से 5 बार रिवाइंड करके सुनना, यही पढ़ने का तरीका होता है, ठीक है। चलो दूसरा क्या बोल रहा है, तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेज एज वन गोज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियोडिक टेबल। लेफ्ट टू राइट जाते हैं मतलब ऐसे, ठीक है, पीरियड में जाते हैं तो क्या होता है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है। नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब क्या, मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज कर रहा होगा। देखते हैं मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो चलो देखते हैं, किसी दो एलिमेंट को उठा के एकदम लाइव देखते हैं भाई यहाँ पे, ठीक है, लेफ्ट टू राइट जाना है। चलो Li और B को लेते हैं, 3 और 4 ले लेते हैं, ठीक है ना, 3 और 4, 3 और 4, 3 और 4, चलो 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 Li लेते हैं और बेरिलियम लेते हैं। ये क्या है, इसका 4 है, इसका क्या है, 3 है, तो इसका कन्फिग्रेशन कितना होगा, 1s2 और यहाँ पे 2s1। हाँ इसका कितना होगा, 1s2 और यहाँ पे 2s2, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ मजे की बात क्या होती है भाई, कि अगर जो पीरियड है, एक सिंगल पीरियड है, उसमें जो आउटर मोस्ट शेल होता है वो तो सेम होता है, आउटर मोस्ट शेल जो होता है वो तो सेम होता है। तो अगर यहाँ पे मान लो न्यूक्लियर चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 3 है, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 4 है। देखो ये मान लो लिथियम के लिए है और ये बेरिलियम के लिए है, ठीक है ना। n=2 ड्रॉ करते हैं, तो n=1 हुआ ये और n=2 हुआ ये, ठीक है। और इसका यहाँ पे कर लेते हैं भाई, प्लस n=1 हुआ, n=2 हुआ। तो बेरिलियम में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन आउटर मोशन में, इसमें कितने हैं, इसमें 1 है। देखना न्यूक्लियर चार्ज किसमें ज्यादा है भाई, न्यूक्लियर चार्ज इसमें ज्यादा है, सॉरी बेरिलियम में ज्यादा है, ठीक है ना, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज मतलब क्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर ज्यादा है तो इस पर न्यूक्लियर चार्ज भी ज्यादा है। तो इस पे न्यूक्लियर चार्ज जो है वो क्या ज्यादा है, इस पे न्यूक्लियर चार्ज इसके कंपेरिजन में कम है। तो इसमें तो देखो, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें इलेक्ट्रॉन है, तो सबसे पहले हम लोग एक इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश करते हैं हमेशा, कि इजिली वो कितना लूज कर सकता है। तो एक इलेक्ट्रॉन को निकालने की कोशिश करो,
इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश करो, ठीक है ना। तो देखो कौन ज्यादा तेज पकड़ के रख पाएगा, जिसके पास ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज हो, ठीक है ना, ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज हो। तो इसके पास ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज है, तो इस इलेक्ट्रॉन को वो पकड़ के ज्यादा तेजी से रख सकता है, पकड़ के ज्यादा तेजी से रख सकता है इसके कंपेरिजन में, क्योंकि इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, 3 है, और इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, 4 हैं बेरिलियम के, जो कि एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये ज्यादा अच्छे तरीके से पकड़ के रख पाएगा, ठीक है ना। तो इसके एक इलेक्ट्रॉन को लूज करना ज्यादा टफ होगा, क्योंकि ज्यादा तेजी से पकड़ के रखा है भाई, तो तुमको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी उसको निकालने के लिए। तो ये अगर इसको निकालने में बहुत मेहनत लगेगी, मतलब उसकी मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज कर रही है, और मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज कर रही है इसका मतलब क्या, नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है अलोंग द पीरियड। आपको बस ये समझ में आना चाहिए, ठीक है ना, समझ में आना चाहिए। आपको 3 एलिमेंट दिए रहेंगे और आपसे पूछा जाएगा मेटालिक कैरेक्टर का ऑर्डर, आपको 1 से 30 तक बस एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए, उसी में से आपसे पूछेगा, ठीक है ना। और अगर उससे आगे भी अगर कुछ दिया हुआ है आपसे, तो आपको क्वेश्चन में एटॉमिक नंबर गिवन होगा, लेकिन 1 से 30 तक के बीच में पूछेगा मेटालिक कैरेक्टर का ऑर्डर, तो आप क्या करोगे, क्या करोगे, आपको एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए, तभी आप बना पाओगे। समझ में आया बच्चों, कैसे पहचानते हैं। अब आप बोलो कि सर अब डाउन द ग्रुप देख रहे थे, तब भी तो उसमें पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा था ना, पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा था ना। देखो होता क्या है, उसमें भी पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा था, क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ रहा था, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहे थे, लेकिन उसमें नंबर ऑफ सेल्स भी इंक्रीज हो रहा था। मतलब साथ ही साथ जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन था जिसको हमको निकालना था, वो न्यूक्लियस से और दूर जाते जा रहा था। तो जो उसका जो इफेक्ट होता है ना, वो कई ज्यादा होता है न्यूक्लियर चार्ज के अट्रैक्शन वाले रीजन की वजह से। मतलब जो न्यूक्लियर चार्ज एक तरफ से क्या करता है, जब अगर हम लोग डाउन द ग्रुप जाते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज क्या करता है, अगर जिसका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा वो ज्यादा अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, ठीक है ना। और दूसरे डाउन द ग्रुप जाते हैं तो साथ ही साथ क्या होता है, नंबर ऑफ सेल्स भी इंक्रीज करते हैं, जिसकी वजह से जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियर चार्ज से, न्यूक्लियस से और दूर जाते जाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटते जाता है। तो जो नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करने की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटता है ना, उसका इफेक्ट ज्यादा होता है, तो हम लोग उस इफेक्ट को ज्यादा लेते हैं। वो प्री डोमिनेंट होता है, प्री डोमिनेंट होता है मतलब कि वो डोमिनेट कर जाता है दूसरे वाले रीजन पे। दूसरा वाला रीजन क्या था, हमारा न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होना। मतलब कि हम लोग डाउन द ग्रुप जाएंगे, हम लोग डाउन द ग्रुप जाएंगे तो नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करने की वजह से जो इफेक्ट हो रहा है वो हम लोग देखेंगे। समझ में आया भाई, ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया था। जो बोल रहा हूं, जो लिख रहा हूं, दोनों के बेसिस पे नोट्स बना लेना। थोड़ा सा अगर कंफ्यूज हो गया होगा तो दोबारा रिवाइंड करना, 5 बार सुनना कि बारीकी से मैं क्या बोल रहा हूं। ज्यादा स्पीडली समझा दिया 0.75x में देख लो, बस जैसे बोल रहा हूं रिवाइंड कर करके, जो जो बोल रहा है रिवाइंड कर करके, तो 4-5 बार सुन लेना, अगर एक बार में समझ में ना आए तो बच्चों, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई जो समझा रहा हूं। चलो अब एक और चीज याद रख लो कि मेटालॉइड्स क्या होते हैं। देखो ऐसे एलिमेंट्स जिनके पास कैरेक्टरिस्टिक्स मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों के हों, उसको हम लोग बोलते हैं मेटालॉइड्स। मतलब मेटालॉइड्स हैव प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। और इन मेटालॉइड्स का नाम जरूर याद रखना, पता नहीं कितने सारे एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलेरियम, सिलिकॉन। टेलेरियम तो वैसे कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपसे ये पूछा जाएगा विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ मेटालॉइड, तो ऑप्शन में इसमें से कुछ ना कुछ आपके पास दिया रहेगा, ठीक है ना। इसमें से सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलेरियम, तो आपको एक टिक मारना होगा और फटाक से आप टिक मार देना भाई, समझ आया। चलो आया समझ में, ठीक है। तो अब देखो हम लोग देखेंगे ट्रेंड्स इन फिजिकल प्रॉपर्टीज। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। नीट पॉइंट ऑफ व्यू से जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही बताऊंगा, क्योंकि मैं खुद जेई एडवांस क्वालिफाई किया हुआ हूं, तो मुझे ये पता है कि जेई एडवांस में बहुत ज्यादा पढ़ना होता है। लेकिन जहां नीट की बात करें उसमें ट्रेंड से क्वेश्चन आते तो हैं, लेकिन डायरेक्टली एनसीईआरटी से उठ के आते हैं और बहुत इजी आते हैं। तो जितना बताऊंगा उतना नोट्स में बना लेना, जो बोलूंगा जो लिखूंगा उसके बेसिस पे नोट्स बनाते रहना, ठीक है। और सिर्फ 2 ही रीजन है जो सब में अप्लाई होगा, बस ध्यान से सुनना, ठीक है। चलो पहले हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, एटॉमिक रेडियस। सर ये एटॉमिक रेडियस क्या होता है? एटॉमिक रेडियस का मतलब ये होता है कि देखो ये हमारा न्यूक्लियस होता है ना, ये मान लो हमारा न्यूक्लियस है, ये n=1 है, ये n=2 है। मान लो n=2 जो है वो आउटर मोस्ट सेल है, तो आउटर मोस्ट सेल में मान लो 1 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, ठीक है। मतलब वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि वैलेंसी सेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो इस न्यूक्लियस के सेंटर से
जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस होता है इसी को हम लोग बोलते हैं एटॉमिक रेडियस। ठीक है, समझ में आया? अच्छा, अब इसका वेरिएशन देखा जाए। जब हम लोग अक्रॉस द पीरियड जाते हैं लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, तो क्या होता है? एटॉमिक रेडियस बढ़ता है घटता है, क्या होता है? ठीक है, देखो ध्यान से देखेंगे, एकदम मजेदार देखेंगे। जब हम लोग लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन इधर, मतलब एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। और अगर एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो वो सर आपने बताया था नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की इक्वल होता है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की क्या होता है? न्यूक्लियर चार्ज होता है। तो मतलब एटॉमिक नंबर अगर बढ़ रहा है तो न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है। और सर आपने बताया था जब हम लोग अलोंग द पीरियड जाते हैं, हम लोग अलोंग द पीरियड जाते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो सेम सेल में भरते जाता है, सेम सेल में भरते जाता है। तो जरा ये बताना तुम कि अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, ठीक है, मतलब कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है मतलब प्लस चार्ज बढ़ रहा है न्यूक्लियस में, और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सेम सेल में भरे जा रहे हैं, तो जरा बताना कि मान लो n इज इक्वल टू 2 सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो उस पर नंबर ऑफ प्रोटॉन, मान लो उसको 2 प्रोटॉन खींच रहे हैं, ठीक है, और मान लो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा दिए, 3 प्रोटॉन उसमें कर दिए, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अभी भी उसी सेल में है 1, ठीक है ना? तो हमारा क्या होगा बताओ कि वह वो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा अट्रैक्ट कर पाएगा आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को। तो मतलब क्या हुआ कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को वो ज्यादा खींच पाएगा क्योंकि प्लस चार्ज बढ़ जाएगा एटॉमिक नंबर के बढ़ने की वजह से, तो अंदर ये और इसको खींचेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो चीज है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी मतलब कि एटॉमिक रेडियस घटेगा। वही लिखा हुआ है देखो 152, 111, 88, 77, 74 कम होते जा रहा है। मतलब हम लोग लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस क्या होगा? घटेगा। इसका ऑर्डर पूछा जाता है भाई, नीट में बहुत इजी पूछा जाता है। जितना बोल रहा हूं बस प्यार मोहब्बत और प्रेम से लिखते जाओ, ठीक है? और जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना, नहीं समझ में आता तो 5 बार रिवाइंड करके देखना, बोलना कि अरे हम तो सर ओजोन क्लासेस के स्टूडेंट हैं, उसको समझ में आ रहा है तो मुझे क्यों नहीं आएगा? कोई बात नहीं, एक बार में समझ नहीं आ रहा है तो 5 बार में देखूंगा रिवाइंड करके, समझ में जरूर आएगा। हार मत मानना भाई, कोई भी बच्चा कमजोर नहीं होता है, कमजोर होता है उसका सोच। ठीक है, चलो अब हम लोग देखते हैं डाउन द ग्रुप। डाउन अ फैमिली बोल लो या फिर डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप क्या होता है? देखो डाउन द ग्रुप जो है तुम जाओगे तो देखो लिथियम Na, K, Rb, Cs, लिथियम का 3 होता है, Na का 11 होता है एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर बढ़ा है तो आप बोलोगे सर न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ ही रहा है। और सर आपने तो ये भी बताया कि हम लोग डाउन द ग्रुप अब जाते हैं तो नंबर ऑफ सेल्स भी बढ़ता है, नंबर ऑफ सेल्स भी बढ़ता है। एलोंग द पीरियड में क्या होता था? नंबर ऑफ सेल्स नहीं बढ़ता था, देखो मैंने पिछले स्लाइड्स में बताया है, ठीक है? तो देखो एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि जब डाउन द ग्रुप जाते हैं तो ये वाला जो फैक्टर होता है वो डोमिनेंट फैक्टर होता है। डोमिनेंट फैक्टर मतलब क्या हुआ कि हम लोग इन दोनों फैक्टर में से इस फैक्टर को ज्यादा कंसीडर करेंगे, तो इस फैक्टर की वजह से जो भी रिजल्ट आएगा वो हम लोग बता देंगे कि हाँ ऐसा होता है। ठीक है बच्चों, जो जो बोल रहा हूँ, जो जो लिख रहा हूँ उसके बेसिस पे नोट्स बनाते जाना भाई, एकदम झमाझम। मतलब बहुत सारे बच्चों का नोट्स देखा, जैसे जूही कुमारी एक लड़की है, ठीक है, एकदम मस्त कैंडिडेट है भाई मेरी, ठीक है, मस्त कैंडिडेट है, बहुत मस्त नोट्स बनाती है। और बहुत लोग, अच्छा हाँ इसी से एक यार, हाँ एक कमेंट का याद आ गया मुझे, पुशअप सीरीज ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन में, हाँ एक लड़के का कमेंट था राहुल सिंघानिया नाम का, कि जो कमेंट्स में रिप्लाई करता है वो लॉ सर नहीं है, ठीक है? अरे भाई मैं बता दूं, कमेंट में मैं जो रिप्लाई करता हूँ लव कुमार नाम से, उसमें मेरी प्यारी सी फोटो लगी हुई है, शायद क्रीम कलर की, हाँ क्रीम कलर की, उसमें मैं स्पेक्स पहना हुआ हूँ, वो मैं ही हूँ, मैं ही कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। बात रही वेरीफाइड टिक की, तो एक्चुअली वो जो चैनल है ना वो विपिन सर संभालते हैं, ठीक है? और मैं क्या करता हूँ कि मैं अपने सिंपली जो यूट्यूब पे ईमेल आईडी है उससे आपका रिप्लाई करता हूँ, तो वो मैं ही हूँ भाई, फेक नहीं हूँ मैं, ठीक? चलो विश्वास करो कि मैं ही कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। चलो ये हुआ एटॉमिक रेडियस। दूसरा हम लोग देखेंगे आयनिक रेडियस। देखो आयनिक रेडियस समझते हैं, आयंस में जो रेडियस होता है वो आयनिक रेडियस होता है, बस इतना समझो, जो बुक में लिखा है उसे कोई जरूरत नहीं है अभी, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, वन शॉट वीडियो के व्यू से इतना सफिशिएंट है जितना बता रहा हूं। देखो कटायन क्या होता है और अनायन क्या होता है। अगर मान लो तुम कोई न्यूट्रल एटम ले लिए, न्यूट्रल एटम ले लिए, ठीक है, न्यूट्रल एटम, न्यूट्रल एटम मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फिर से बोल रहा हूं कि अगर इस पीरियोडिक टेबल को अच्छे से समझना है तो एटॉमिक स्ट्रक्चर जो मैंने लास्ट ईयर करवाया था इसी चैनल पे, उसको अच्छे से देख के आना भाई। अगर नहीं देखोगे तो समझ में आने में दिक्कत होगी आपको, दिक्कत होगी आपको, ठीक है? मान लो एक्स तुम्हारा न्यूट्रल एटम है, न्यूट्रल एटम मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। अगर मान लो इसमें आप इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए,
ठीक है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो उतना ही रहेगा क्योंकि एटॉमिक नंबर तो चेंज हो नहीं रहा है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन और तुम जोड़ दिए तो क्या हुआ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गया तो ये x माइनस में कन्वर्ट हो गया, और अगर ये x माइनस में कन्वर्ट हो गया तो निगेटिव चार्ज जब आता है तो इसको हम लोग बोलते हैं अनायन। वही अगर मान लो इस x में से एक निगेटिव इलेक्ट्रॉन निकाल लेते, एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेते, तो पहले नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे, मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज था उतना नेगेटिव चार्ज है। अब एक नेगेटिव चार्ज निकाल लिए तो ज्यादा क्या हो गया, प्रोटॉन हो गया, ज्यादा क्या हो गया, प्रोटॉन हो गया, ठीक है ना, कितने से, +1 से हो गया, तो इसमें +1 ज्यादा आ जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा x प्लस। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो ये x प्लस बनता है, और x प्लस को हम लोग बोलते हैं कटायन, तो ये हुआ कटायन और अनायन। अब बोलोगे सर ये तो हम जानते थे, कोई बड़ी बात नहीं, तेज बच्चे हो भाई, चांद तारे फूल शबनम, मेरे बच्चों के जैसा कौन है। चलो अब एक ऐसी चीज बताने जा रहा हूं कि नीट में बहुत बार पूछा जा चुका है, नीट में नहीं बहुत सारे एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछा जा चुका है, वो क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होती हैं, देखो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होती हैं ऐसे स्पीसीज जिसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो। इसमें नीट में क्या पूछा जाता है, इसमें नीट में क्या पूछा जाता है कि देखो विच ऑफ द फ्लोइंग इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ O2 माइनस, ऑप्शन में F माइनस रहेगा, आपको टिक मारना पड़ेगा। कैसे फाइंड करेंगे देख लो, यहाँ पे समझा दे रहा हूँ, O2 माइनस F माइनस Na प्लस। अगर मैं O2 माइनस की बात करूं तो अगर O न्यूट्रल होता, तो न्यूट्रल मतलब होता तो मतलब क्या, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता, 8 होता है, उतने ही क्या होते, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते। लेकिन इस पे 2 माइनस चार्ज कैसे आया होगा, जब 2 इलेक्ट्रॉन आप एक्स्ट्रा दिए होंगे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, एटॉमिक नंबर +2, तो मतलब इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है। F माइनस में देखते हैं फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, आप बोलोगे सर हमको तो पता है, फ्लोरीन का 9 होता है। आप बोले थे सर 1 to 30 तक याद करने को, हम तो फटाक से अभी लेक्चर में याद कर लिए, ठीक है, और माइनस चार्ज है यहाँ पे, तो 9 + 1 इज इक्वल टू 10 इलेक्ट्रॉन्स हुए। इसमें कैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं सबको एटॉमिक स्ट्रक्चर में सिखा चुका हूँ, यहाँ दोबारा अब नहीं सिखाऊंगा। Na प्लस सोडियम, इसका होता है 11, यहाँ पे प्लस चार्ज है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए, 11 - 1, ये कितना हुआ 10। देखो सब पे क्या है 10 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये तीनों स्पीसीज क्या हुआ, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हुआ। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है जेईई मेंस में, नीट में और अलग अलग एग्जामिनेशन में कि विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। तो आप क्या करोगे, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करोगे, जिसमें होगा उसको फटाक से टिक मार दोगे और 4 नंबर फटाक से लेके आ जाओगे भाई, एकदम प्यार और मोहब्बत से आपके लैंग्वेज में ही समझाता हूँ, ठीक। जितना इंपॉर्टेंट है, जितना अंडरलाइन करता हूँ, जितना हाईलाइट करता हूँ, जितना बोलता हूँ, उतने ही नोट्स में डालना, ये नहीं कि ये पूरा नोट्स में, ये पूरा नोट्स में डाल देना। तो सर आप ये क्यों लाए हैं काट के, अरे भाई ये इंपॉर्टेंट पैराग्राफ लाए हो कि एनसीईआरटी अगर आप खोल के रखे हो तो उसमें ये पैराग्राफ पूरा अंडरलाइन कर सकते हो कि हाँ सर ने बताया था ये इंपॉर्टेंट है, समझे बच्चों, समझ में आया बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से सीखते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग स्पीसीज विल हैव द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट साइज। ठीक है, इसमें से लार्जेस्ट साइज किसका है और स्मॉलेस्ट साइज किसका है, Mg Mg2 प्लस, Al 3 प्लस। ठीक है, चलो देखा जाए, Mg का एटॉमिक नंबर 12 होता है, Al का एटॉमिक नंबर 13 होता है। ठीक है, अच्छा अब Mg और Mg2 प्लस में सबसे पहले देखते हैं। Mg Mg2 प्लस में देखेंगे तो देखो Mg2 प्लस है तो एटॉमिक नंबर तो अभी भी 12 है इसमें, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 12 - 2। याद रखना एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। सब कुछ एटॉमिक स्ट्रक्चर में बताया हूं भाई, वो लेक्चर देख के ही देखना, इसलिए बोलता हूं सब कुछ सीक्वेंस वाइज पढ़ोगे ना तुम झमाझम मजा आ जाएगा भाई। ठीक है, अब यही देखो क्या होता है, कुछ बच्चे बोल रहे हैं जब आपसे क्लास 12 का पढ़ाएंगे तो हम देखेंगे सर आपको, 12 का पी ब्लॉक जब पढ़ाऊंगा तो उसमें कुछ चीजें हैं मैं यहाँ पे बताया हूँ, ठीक है ना। अब वहां पे जाके जो डायरेक्ट पी ब्लॉक देखेंगे बच्चे, कुछ समझ में नहीं आएगा और फिर गालियां देंगे कमेंट में मुझे कि सर आप ये छोड़ दिए वो छोड़ दिया, अरे भाई तुम्हारी गलती है, देखो तो पूरा सीरीज देखो, नहीं देखना तो कुछ मत देखो। मैं बस इतना बोलता हूँ कि जरूरी नहीं कि आप मेरा लेक्चर देखो, लेकिन जिस भी टीचर का देखो सिर्फ रेगुलर होके देखो, उसी का देखो, ये नहीं कि पास टीचर पकड़ लिए इसका ये देख रहे हैं, इसका वो देख रहे हैं, इसका ये देख रहे हैं, कुछ नहीं हो पाएगा भाई, कुछ नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, एक टीचर को पकड़ो जो भी आपको पसंद हो और रगड़ दो पूरा, ठीक। चलो Mg2 प्लस, ठीक है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, अब जरा एक बात बताना कि इसमें भी प्लस, इसमें भी प्लस, ये Mg की बात है और ये Mg2 प्लस की, ये न्यूक्लियस है मान लो, ठीक है। हाँ, अब ध्यान से सुनना, नंबर ऑफ शेल्स कितने भी होंगे ये मुझे नहीं पता है, आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालो। जरा आप एक बात बताना छोटी सी चीज, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने 12 है, इसमें भी कितने 12 है, ये Mg2 प्लस है और ये Mg है।
ठीक है, मान लो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंसी सेल में, ठीक है ना। तो अगर Mg2+ बनाना है तो वैलेंसी सेल से 2 इलेक्ट्रॉन को निकालना होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमेशा वैलेंसी सेल से ही निकाला जाता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाली, अब यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा, ठीक है ना। एटॉमिक रेडियस किसको बोलते थे? एटॉमिक रेडियस बोलते थे कि न्यूक्लियस के सेंटर से डिस्टेंस किसका? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का। जरा एक बात बताओ, इस पे भी 12 चार्ज है, इस पे भी 12 चार्ज है, तो ये पहले 3 इलेक्ट्रॉन को खींच रहा था इसी चार्ज से, अब एक को खींच रहा है, तो किसको ज्यादा तेजी से खींच पाएगा भाई? अरे मान लो मैं बोल रहा हूँ कि तुम ताकतवर हो, तुमको 3 इंसान को खींचना है और 1 इंसान को खींचना है, तो भाई बताओ अगर सेम ताकत से दोनों को खींचोगे तो किसको इजिली खींच पाओगे? बोलोगे सर ये तो प्यार मोहब्बत तो प्रेम से बता दिए, एक ही वाले को ना खींच पाएंगे आसानी से, तो ये बहुत आसानी से इसको खींच सकता है। तो इसका जो एटॉमिक रेडियस होगा वो कम होगा Mg2+ का, ठीक है। तो मतलब इसमें ये ग्रेटर हो गया, Mg का ग्रेटर हो गया, Mg2+ का कम हो गया। मतलब कि जो कटायन है उसका हमेशा अपने पेरेंट एटम से, मतलब जिससे मिलके बना, पेरेंट एटम यहाँ क्या है Mg, उससे जो रेडियस होगा हमेशा कम होगा, ठीक है, लिख लेना भाई, ठीक है। अच्छा, उसी तरीके से Al और Al3+ में एक कटायन है, ठीक है, तो अपने पेरेंट एटम से उसका एटॉमिक रेडियस कम होगा, ठीक। तो ये हमको तो समझ में आ गया, क्योंकि ये इससे ग्रेटर, ये इससे ग्रेटर। अब ये जरा देखना कि Mg और Al में ग्रेटर किसका है। Mg क्या है? 12, इसका 13, मतलब ये सेम पीरियड के एलिमेंट्स हैं। कैसे पता चला सर? अरे भाई इन दोनों का तुम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखो, देखना कि दोनों में सेम आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन भरा जा रहा है, और सेम आउटर मोस्ट सेल में जब इलेक्ट्रॉन भरा जाता है तो सर ने तो बताया था कि वो क्या होता है? सेम पीरियड का होता है। और सेम पीरियड में जब हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं, क्योंकि 12 भी 13, ठीक है, तो क्या होता है? एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करता है। तो याद करने की जरूरत नहीं है भाई, इतने बार बोल लो मन में ना कि वो आपका रीजन याद हो जाए। आपको रीजन याद करना, ठीक है, रटोगे कि डिक्रीज होता है इंक्रीज होता है तो भूल जाओगे, रीजन याद करो, ठीक, समझ में आया। चलो, तो डिक्रीज करता है, तो इन दोनों में ज्यादा किसका है जरा बताना। तो इन दोनों में Mg का ज्यादा, तो लार्जेस्ट साइज किसका हुआ? Mg का हुआ, ठीक है ना। अब देखो स्मॉलर कौन कौन सा है? Mg2+ और Al3+, Mg2+ एंड Al3+। एलोंग द पीरियड जाएंगे तो क्या होगा? डिक्रीज करेगा, तो डिक्रीज करेगा तो Al3+ का कम होगा Mg2+ से, तो लोएस्ट किसका हो गया? Al3+ हो गया। समझ में आया बच्चों? देखो भाई, पीरियोडिक टेबल एक बार में किसी को समझ में नहीं आता, जो जो रीजन बोल रहा हूं उसको बोल के बनाओगे तो तुम समझ में आएगा भाई, पक्का समझ में आएगा भाई, ठीक है। अच्छी सोच रखो, पॉजिटिविटी रखो, 3-4 महीने बचे हुए, यकीन मानो मेरे पूरे 1 शॉट देख के चल जाना, अच्छे से नोट्स बना के चले जाना भाई। और PYQ बस एकदम रगड़ के आओगे, एकदम लगेगा कि अरे लॉ सर क्वेश्चन बनाए हैं, और जो टेस्ट सीरीज लाने वाला हूं उसमें तो एकदम झमाझम मजा आएगा भाई। चलो अब देखते हैं आयनेशन एंथैल्पी, ये क्या होती है सर? देखो, किसी भी इलेक्ट्रॉन को जब निकालोगे तो उसका आयनेशन एंथैल्पी बोलते हैं? नहीं। जब किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है, उसमें जितनी एनर्जी की जरूरत होती है उसको हम लोग बोलते हैं क्या? आयनेशन एंथैल्पी और आयनेशन एनर्जी, ठीक है। वही लिखा हुआ है यहाँ पे कि द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस स्टेट इन गैसियस एटम इन द ग्राउंड स्टेट, तो बोला हूं वो बस डिफिनेशन लिख लेना। अब देखो, फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी भी हो सकती है, सेकंड आयनेशन एंथैल्पी हो सकती है। बाप रे बाप, फर्स्ट और सेकंड क्या बोल दिए सर? अरे देखो भाई, बहुत प्यार और मोहब्बत समझाता हूं, ये तुम्हारा न्यूट्रल एटम है। इस न्यूट्रल एटम से तुमको क्या करना है? इलेक्ट्रॉन निकालना है। इलेक्ट्रॉन हमेशा पहले आउटर मोस्ट सेल से निकाला जाता है। जो जो बोल रहा हूं, जो जो लिख रहा हूं, उसके बेसिस पे नोट्स बनाना। एक दो बच्चों का नोट्स देखा मैं इंस्टाग्राम पे भेजे, अरे भाई बकैती है, पूरा बकैती, मतलब कितना कुछ मैं बोलता हूँ, कुछ नहीं लिखे हैं भाई उसमें, 2 पन्ना भेज दिए बस। हम बोले भाई अब क्या ही मैं इसका रिप्लाई करूं, सीन करके छोड़ दिया। अब फिर बताया उनको, एक दो लाइन में बताया कि यार नोट्स मतलब बहुत खराब है, इससे कुछ नहीं होने वाला। बहुत लोगों का रिप्लाई किया यार, बहुत लोगों का रिप्लाई किया। तब मीनाक्षी गुप्ता, ठीक है, बहुत लोग, सबको तो इंस्टाग्राम पे याद हो गया, मीनाक्षी गुप्ता हो गया, यस यू कैन, और मतलब कौन कौन, मतलब आदित्य हो गया भाई, अपने आदित्य भाई, आदित्य चेही, और मतलब बहुत बहुत लोग हैं भाई, मतलब क्या ही बोलूं। मजा आता है इंस्टाग्राम पे बच्चे मैसेज करते हैं, लेकिन हेलो सर, हाय सर, ये सब मत मैसेज किया करो यार। बहुत इंपॉर्टेंट हो तभी इंस्टाग्राम पे मैसेज कर, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट हो तभी इंस्टाग्राम पे मैसेज करना, ठीक है। ये देखो तुम्हारा न्यूट्रल एटम था, देखो न्यूट्रल एटम में से आपको क्या करना है? इलेक्ट्रॉन निकालना है। एक इलेक्ट्रॉन तुम निकालोगे तो क्या होगा? कटायन बनेगा, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो सर ने बताया कि कटायन बनता है, तो देखो यहाँ X+ बन गया, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी, जब एक इलेक्ट्रॉन को निकाला हुआ, तो जब ये X+ बन गया तो अब हम क्या चाहते हैं कि हम दूसरा इलेक्ट्रॉन भी निकाले, तो एक इलेक्ट्रॉन और निकालेंगे तो क्या बनेगा? X2+ बनेगा, X2+ बनेगा, ठीक है ना। क्या बनेगा? X2+ बनेगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे सेकेंड आयनेशन एंथैल्पी।
ठीक है, तो ये था फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी और सेकंड आयनेशन एंथैल्पी, बस समझाने के लिए आपको बताया, ठीक है, इतना ही इंपॉर्टेंट था इसमें। अच्छा, अब देखो आगे, अब इसका ट्रेंड देखने की कोशिश करते हैं। देखो, फर्स्ट आयनेशन इंथैल्पी की बात हो रही है, मतलब जब एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तब की बात हो रही है, ठीक है। जनरली इंक्रीजेज एज वी ग्रो अक्रॉस अ पीरियड, ठीक है। देखते हैं एग्जांपल लेके, प्यार और मोहब्बत से जनरली होता है। जो जो एक्सेप्शन होता है निट पॉइंट ऑफ व्यू से, वो एनसीईआरटी से ही आता है, और सब कुछ यहाँ पे निकाल के रख दिया हूँ, ठीक है। एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो एक्सेप्शन है सब बता दूंगा, ठीक है। चलो पहले जनरली देखते हैं। एल और ये मान लो बेरिलियम, इसका एटॉमिक नंबर 3, इसका एटॉमिक नंबर 4, आयनेशन एंथैल्पी की बात करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, सर ने बताया था कि अलोंग द पीरियड जाते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है और इलेक्ट्रॉन सेम सेल में ऐड होता है, तो उससे होता क्या है कि एटॉमिक रेडियस घट जाता है। और एटॉमिक रेडियस क्यों घटता है, अभी मैंने एक्सप्लेन किया था, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। अब जरा बताओ, न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ेगा तो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को बहुत तेजी से पकड़ के रखेगा, और अगर वो तेजी से पकड़ के रखेगा तो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होगा। तो मतलब क्या हुआ कि अलोंग द पीरियड आयनेशन एंथैल्पी क्या होगी, डिक्रीज इंक्रीज करेगी। क्यों? क्योंकि निकालना मुश्किल होते जाएगा जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, ठीक है। और वही क्या होता है जब हम लोग डिसेंड करते हैं, नीचे जाते हैं ग्रुप में, तो डिक्रीज करता है। कैसे? देखो, अगर हम नीचे जा रहे हैं डाउन द ग्रुप, अरे तो सर ने बताया था कि दो ही रीजन तो होता है, अलोंग द पीरियड वो वाला रीजन देखना है और डाउन द पीरियड नंबर ऑफ सेल्स वाला रीजन देखना है, कि नंबर ऑफ सेल्स जो बढ़ते हैं वो ज्यादा डोमिनेंट फैक्टर होता है, तो उस फैक्टर को हमेशा देखना है। तो नंबर ऑफ सेल्स जाएंगे नीचे तो बढ़ेगा, तो नंबर ऑफ सेल्स अगर बढ़ेगा, नंबर ऑफ सेल्स अगर बढ़ेगा, देखो एटॉमिक रेडियस मैंने एक्सप्लेन किया था कि नहीं भाई? हाँ, ये तो इंक्रीज, हाँ डाउन द एक्सप्लेन किया था क्या? नहीं किया था शायद। देखो यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, पता नहीं मुझे ध्यान से निकल गया किया कि नहीं। नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेगा, तो नंबर ऑफ सेल्स के बढ़ने से क्या होगा, देखो ये डोमिनेंट फैक्टर होगा तुम्हारा एटॉमिक रेडियस वाला, ठीक है ना, ये तुम्हारा डोमिनेंट फैक्टर होगा। इस फैक्टर को तुमको देखना है डाउन द ग्रुप जाओगे तो, ये प्लस है। अब मान लो n इक्वल टू 1 है, नीचे गए तो मान लो इसमें दो सेल हो गया, दो सेल हो गया, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और इसमें सेंटर में डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है, तो एटॉमिक रेडियस बढ़ते जा रहा है, ठीक है ना। बस इतना ही एक्सप्लेनेशन था। तो देखो ये एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे आयनेशन एंथैल्पी पे आते हैं। जब हम लोग नीचे जाएंगे तो सर ने बताया था कि नंबर ऑफ सेल्स वाला जो फैक्टर है वो डोमिनेंट फैक्टर होता है। हालांकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, लेकिन नंबर ऑफ सेल्स के बढ़ने की वजह से जो इफेक्ट होता है वो कई ज्यादा होता है, ठीक है ना। तो हम लोग उसी फैक्टर को बस देखते हैं। तो नंबर ऑफ सेल्स जब बढ़ते हैं तो होता क्या है कि आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका डिस्टेंस न्यूक्लियस से बढ़ते जाता है, और अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो F इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा है सर हमने, ठीक है। तो अगर आर बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ेगा, तो फोर्स घटेगा, ठीक है ना। क्या बढ़ेगा? फोर्स घटेगा। तो अब न्यूक्लियस क्या होगा, वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को कम खींच पाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स भी बढ़ रहे हैं तो उसका डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है, ठीक है। तो अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट जाएगा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे, तो आप उसको आराम से प्यार मोहब्बत से निकाल सकते हो, इसलिए क्या होता है कि डिक्रीज करता है, ग्रुप के नीचे जाते हैं। जनरली जो आयनेशन एंथैल्पी होता है वो इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, अट्रैक्शन टुवर्ड्स द न्यूक्लियस पे डिपेंड करता है, जो कि मैंने अभी समझाया। और दूसरा, रिपल्सन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ईच अदर, इस पे डिपेंड करता है। ये दोनों अभी लिखने की जरूरत नहीं है, आपको कोई जरूरत नहीं नोट्स में डालने के लिए। इस पूरे ग्राफ, पूरे पैराग्राफ में सिर्फ शिल्डिंग इफेक्ट को समझना इंपॉर्टेंट है। ये शिल्डिंग इफेक्ट या फिर उसको स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बोलते हैं, क्या होता है इसका मतलब देखो, इसका मतलब समझो। अगर तुम लिथियम का एग्जांपल लोगे, जो बोल रहा हूं जो लिख रहा हूं बस उतना ही नोट्स में डालना, पूरा पैराग्राफ लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ, एनसीईआरटी में जरूर टिक मार लेना कि इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, ठीक है। अच्छा, लिथियम को अगर हम बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर 3 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कितना है? 1s2 2s1 हुआ, ठीक है। तो देखो इसको हम लोग सेल में ड्रॉ करेंगे तो n इज इक्वल टू 1 सेल हुआ और ये n इज इक्वल टू 2 सेल हुआ। n इज इक्वल टू 2 सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, और इसमें कितना n इज इक्वल टू 1 में दो इलेक्ट्रॉन है, और ये आपका तुम्हारा क्या हुआ? पॉजिटिव चार्ज हुआ। देखो होता क्या है कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है लिथियम का कितना है? एटॉमिक नंबर 3 है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हुए? 3 हुए, मतलब कि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे? 3 होंगे, मतलब इसमें 3 पॉजिटिव चार्ज है। तो ये किसी ना किसी फोर्स से इसको अट्रैक्ट करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, अट्रैक्ट करेगा। अच्छा, अगर ये दो इलेक्ट्रॉन नहीं होते तो, लेकिन ये दो इलेक्ट्रॉन के होने की वजह से ये क्या करता है? पर्दा की तरह काम करता है, शीशा की तरह काम करता है। इन दोनों के बीच के प्लस और ये बाहर इलेक्ट्रॉन, इन दोनों के बीच के फोर्स को घटा देता है। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? शिल्डिंग इफेक्ट।
कि जितना फोर्स लगना चाहिए था आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस के द्वारा उतना नहीं लगता, क्योंकि बीच में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए और ये पर्दा का काम कर रही है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटा दिए। ठीक है, इसको बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। और शील्डिंग इफेक्ट या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट तभी देखा जाता है जब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में क्या हो, फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स हो। तो देखो यहाँ पे फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन। एस ऑर्बिटल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ठीक है भाई, जो बोल रहा हूँ, जो लिख रहा हूँ उसके बेसिस पे नोट्स बनाना, पढ़ना तो बैठ के पढ़ना, नहीं तो मत पढ़ना, एकदम झमाझम मजा आ जाएगा भाई। ठीक है, चलो बच्चों अब देखते हैं एक्सेप्शन, इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन। फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी ऑफ बोरोन इज स्लाइटली लेस देन दैट ऑफ बेरिलियम। ठीक है, चलो और एक एक्सेप्शन ये समझेंगे हम लोग। कहां गया, स्मॉलर फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन कंपेयर्ड टू ऑक्सीजन। ठीक है, ये दोनों एक्सेप्शन है। देखो समझाता हूं, बोरोन बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है और बोरोन का कितना होता है, 5 होता है। सर ने बताया कि जब हम लोग एलोंग द पीरियड जाएंगे तो देखो आयनेशन एंथैल्पी क्या होनी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए थी। क्या होनी चाहिए थी, इंक्रीज होनी चाहिए थी आयनेशन एंथैल्पी। तो होना क्या चाहिए था कि बोरोन का आयनेशन एंथैल्पी बेरिलियम से ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि दोनों सेम पीरियड में है और हम लोग लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है, होता क्या है कि बेरिलियम का बोरोन से ज्यादा होता है। वही लिखा हुआ है यहाँ पे, बोरोन इज स्लाइटली लेस देन बेरिलियम, मतलब बेरिलियम का ज्यादा होता है। ये सही है, ये गलत है। ठीक है ना, ये क्यों, देखो दोनों का एटॉमिक नंबर देखो, इसका 2 एक्सप्लेनेशन है। ठीक है ना, मैं पहले एक्सप्लेनेशन समझाता हूं। बी बेरिलियम 1s2 2s2, इसका कितना है 1s2 2s2 2p1। ठीक है, सर ने बताया था एटॉमिक स्ट्रक्चर में कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर फुली फिल्ड उसमें ऑर्बिटल्स हो या हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हो तो वो बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। तो देखो इसमें फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स है, एस में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन इसमें क्या है, एस में 2 और पी में क्या फुली 6 हो सकता था, हाफ 3 हो सकता था, इसमें तो 1 ही है। ये कम स्टेबल कन्फिग्रेशन है। तो जो ज्यादा स्टेबल कन्फिग्रेशन उसमें आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा स्टेबल है। जाहिर सी बात है, ये क्या है, बेरिलियम है, इसलिए बेरिलियम के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकालना ज्यादा मुश्किल है। इसलिए इसकी आयनेशन एंथैल्पी क्या होगी, ज्यादा होगी। क्या होगी, ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू बोरोन। फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी की बात करें, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन आपको निकालना है। ठीक है, समझ में आया। देखो एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है, एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है कि रीजन क्या दिया है, शील्डिंग इफेक्ट दिया हुआ है। इसमें देखो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ये है और इसमें क्या है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ये बेरिलियम है और ये बोरोन है। वो क्या रहा है, देखो इसके इलेक्ट्रॉन को यहां से निकालोगे तो इसके इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में सिर्फ ये वाला जो है फुली फिल्ड ऑर्बिटल है, तो ये शील्डिंग इफेक्ट देगा 2 इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या होगा, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और प्लस के बीच में ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब टोटल 4 इलेक्ट्रॉन फुली फिल्ड जो है वो शील्डिंग इफेक्ट पैदा करेंगे। शील्डिंग इफेक्ट का मतलब क्या होता था कि प्लस चार्ज मतलब न्यूक्लियस के बीच में और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में वो क्या करता था, फोर्स कम कर देता था। ये क्या करेगा, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन फोर्स कम कर रहा है और इसमें 2 कर रहा है, ज्यादा इफेक्टिव कौन कम करेगा, ये कम करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि बोरोन का जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है उसको निकालना ज्यादा आसान होगा, क्योंकि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा घटा पा रहा है। ठीक है, इसलिए जो बोरोन होगा उसकी आयनेशन एंथैल्पी थोड़ी सी कम होगी बेरिलियम के मुकाबले में। समझ में आया बच्चों, वही यहाँ पे लिखा हुआ है दूसरा रीजन, हाईलाइट कर देना कि 2p electron of boron is more shielded from the nucleus by the inner core of electrons than the 2s electrons of beryllium। ठीक है, ये पूछा जाता है भाई रीजन के साथ भी। ठीक है, और कहीं भी बोरोन और बेरिलियम दिख गया तो फटाक से दिमाग में आना चाहिए कि लॉ सर ने बोला था ये एक्सेप्शन है और मैं तो संभल के बनाऊंगा भाई। ठीक, चलो अब उसी तरीके से देखो यहाँ पर कि जो ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है, तो ऑक्सीजन का नाइट्रोजन का 7 होता है एटॉमिक नंबर, ऑक्सीजन का 8 होता है। क्या होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखो 1s2 2s2 2p3 3 4 5 6 7, बिल्कुल सही, 1s2 2s2 2p4 इसका। ठीक है, देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन सेम सेल में जा रहा है, मतलब सेम क्या है, पीरियड में है लोग। तो अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो आयनेशन एंथैल्पी बढ़नी चाहिए थी, मतलब कि आयनेशन एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन शुड बी ग्रेटर देन O, लेकिन ऐसा होता नहीं है। होता क्या है, फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन कंपेयर टू नाइट्रोजन स्मॉलर होता है, स्मॉलर फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है ना, स्मॉलर फर्स्ट, ओहो क्या लिख रहा हूं, एलोंग द पीरियड जाएंगे तो आयनेशन एंथैल्पी बढ़नी चाहिए। ठीक है ना, सर ने बताया। तो ऑक्सीजन का क्या होना चाहिए, नाइट्रोजन से ज्यादा होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। होता क्या है कि स्मॉलर फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन कंपेयर टू ऑक्सीजन,
ऑक्सीजन का क्या होता है, कम होता है, और नाइट्रोजन का ज्यादा होता है एनालिसिस एंथैल्पी। ये सही होता है, ठीक है, लिख लेना। ठीक है, क्यों होता है ऐसा? आप फिर बोलोगे सर साफ साफ दिख रहा है प्यार और मोहब्बत से कि नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है बहुत ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि इसमें फुली फिल और हाफ फिल ऑर्बिटल्स है। देखो एस में 2 है, पी में 3 है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें पी में हाफ होना चाहिए था, मतलब 3 होना चाहिए था, फुली होना चाहिए था मतलब 6 होना चाहिए था। तो ये बहुत ज्यादा स्टेबल कन्फिग्रेशन है, तो इसके इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत मुश्किल होगा। तो इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होगा तो क्या होगा, उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी हाई होगी। इसलिए नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी हाई होती है ऑक्सीजन के कंपैरिजन में। समझ में आया? देखो एनसीईआरटी में क्या रीजन दिया हुआ है वो समझा रहा हूं। एनसीईआरटी में रीजन दिया हुआ है हुन्स रूल के हिसाब से। देखो कैसे, इसमें जो 2p सेल है, देखो 2p ठीक है ना, इसमें मैं क्या करूंगा 2p सब सेल में इसका कन्फिग्रेशन देख रहा हूँ, 1 2 3 3 इलेक्ट्रॉन है, इसका इसके 2p का लिख रहा हूँ, देखो क्या होगा 1 2 3 4। तो अगर अब इसमें इलेक्ट्रॉन क्या करोगे, इसमें से इलेक्ट्रॉन क्या करोगे, एनएसएन इंथैल्पी है, इलेक्ट्रॉन आपको क्या करोगे, आपको निकालना है इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, मतलब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से, आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को आपको निकालना होता है एनएसएन इंथैल्पी देखने के लिए। इसमें से इस इलेक्ट्रॉन को निकालोगे और इसमें से क्या निकालोगे, इस इलेक्ट्रॉन को निकालोगे। तो जरा देखना कि अगर 2 निगेटिव चार्जेस हो, मतलब 2 निगेटिव चार्ज हो, क्या करते हैं वो दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं। क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। अरे भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़े होगे, लाइक चार्जेस से रिपेल ईच अदर। तो इन दोनों में ऑलरेडी झगड़ा है, क्योंकि एक ही घर में 2-2 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे देखो 2-2 इलेक्ट्रॉन है, तो इन दोनों में रिपल्सन है, लड़ाई झगड़ा है कि भाई मैं रहूंगा इस घर में। तो भाई इन दोनों में ऑलरेडी लड़ाई झगड़ा है, तो इन दोनों को ज्यादा मुश्किल होगा, सॉरी ज्यादा आसान होगा निकालना, क्योंकि इन दोनों में लड़ाई झगड़ा है। तो हम लोग फुट जल्दी डाल सकते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन को फटाक से इसका हम लोग निकाल सकते हैं। ये किसका था, ऑक्सीजन था। ये क्या था, ऑक्सीजन था, इसलिए इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी और नाइट्रोजन की ज्यादा होगी। ये एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है एनसीईआरटी में। समझ में आया बच्चों? जो बोल रहा हूँ, जो लिख रहा हूँ, उसके बेसिस पे नोट्स बनाते जाना। अब देखते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। बोलो झमाझम, अरे बोलो झमाझम। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, सब कोई कमेंट में क्या लिखोगे, झमाझम। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मत लिखना, लिखो झमाझम 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 झमाझम। मजा आने वाला भाई, नीट फोड़ के आना, फाड़ के आना, चीर के आना पूरी तरीके से, ठीक है। चलो अब देखते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है। जितना इंपॉर्टेंट है नीट के लिए उतना ही पढ़ाऊंगा भाई, बकैती मत मारना कमेंट में कि ये नहीं पढ़ा है वो नहीं पढ़ा है। देखो पूरा इनऑर्गेनिक सीरीज, अगर कुछ छोड़ दूंगा तो बोलना भाई। हो सकता है कि मैं यहाँ पे जो छोड़ा वो एस ब्लॉक में पढ़ाऊं, डी एंड एफ में पढ़ाऊं, पी ब्लॉक में पढ़ाऊं, क्योंकि हमको तो सब कुछ डिटेल में पढ़ना है, तो पढ़ाने का मेरा तरीका अलग है थोड़ा सा। तो पेशेंस रखो भाई, ठीक है। रेहान खान भाई कमेंट संभाल लेना, बहुत मस्त स्टूडेंट है यार मेरा। डीके पांडे, सुभाजीत साहू, ईसा रोजी, मजा आ जाता है भाई। सब पुराने स्टूडेंट्स भी हैं मेरे, ईसा रोजी हो गई, ठीक है, और आदिति हो गई, काफी अच्छी स्टूडेंट है, इंस्टाग्राम पे उसने मुझे मैसेज किया था। चलो पढ़ते हैं। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू अ, इतना, हाँ देखो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब बस इतना समझो, इलेक्ट्रॉन गेन मतलब इलेक्ट्रॉन का गेन होना, ठीक है ना। अच्छा, तो अगर किसी भी न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो क्या करोगे, इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे मतलब नेगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा ऐड करोगे, तो वो एक्स नेगेटिव में अनायन में चेंज हो जाता है। सर ने तो अभी बताया था। तो जब वो अनायन में चेंज होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। मतलब इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी में क्या होगा कि एनर्जी रिलीज भी हो सकती है और एनर्जी हमको देने की जरूरत भी पड़ सकती है अगर इलेक्ट्रॉन हम ऐड करेंगे तो। मतलब कि इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी एक्सोथर्मिक भी हो सकता है, इंडोथर्मिक भी हो सकता है। बाप रे बाप सर क्या बोल दिए। अरे भाई मेरा लास्ट ईयर का थर्मोडायनामिक्स का लेक्चर आप तो देख ही रहे होगे, नहीं देखो तो कोई बात नहीं, मैं ये बता दे रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी माइनस भी हो सकता है और प्लस भी हो सकता है, बस इतना नोट कर लेना, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होता क्या है कि इतनी एनर्जी जिसकी रिक्वायरमेंट हो या फिर जिसको सप्लाई करना हो ताकि हम किसी न्यूट्रल एटम में एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर सकें, ये होती है इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। बस इस स्लाइड में इतना है, इतना नोट्स में डाल लो, ठीक है। चलो अब हम लोग देखते हैं इसका वेरिएशन प्यार और मोहब्बत से। एक चीज पहले इसमें लिख लो कि किसी भी इलेक्ट्रॉन को जितना ज्यादा आसान होगा, जितना ज्यादा आसान होगा ऐड करना, ठीक है ना, उतना ही मोर निगेटिव होगा, मोर निगेटिव होगा इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की वैल्यू, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की वैल्यू, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की वैल्यू लिख लेना भाई इस चीज को। चलो अब देखते हैं प्यार और मोहब्बत से, ठीक है। The electron gain enthalpy becomes more negative with increase in the atomic number across a period। देखो जब हम लोग across a period जाते हैं, देखो इस साइड जा रहे हैं हम लोग, लिथियम ऑक्सीजन फ्लोरीन
और नियॉन, मतलब कि लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं पीरियड में। तो सर ने तो बताया था कि एटॉमिक नंबर बढ़ता है, एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, और हम लोग अलोंग द पीरियड जाते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज वाला फैक्टर देखते हैं, डाउन द ग्रुप जाते हैं तो नंबर ऑफ शेल्स वाला फैक्टर देखते हैं। सब में बस यही रीजन है भाई, बोल बोल के समझो, कुछ भी रटना नहीं, ठीक है। तो जब अलोंग द पीरियड जाएंगे तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। तो मान लो अगर किसी इलेक्ट्रॉन को हमको ऐड करना होगा बाहर से, ऐड करना होगा बाहर को, और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन को कौन पकड़ के रखता है? न्यूक्लियस ही तो पकड़ के रखता है, क्योंकि प्लस माइनस को पकड़ के रखता है, अट्रैक्ट करके रखता है, ठीक है ना। तो क्या होगा कि अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो बाहर से इलेक्ट्रॉन को तुम ऐड करोगे तो उतना ही ज्यादा आसान होगा उसको रखना, ऐड करना। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो प्लस तो माइनस को पकड़ के रखता है ना, प्लस मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन को तो पकड़ के रखता है, तो ज्यादा आसानी होगी। जितना ज्यादा आसान होगा इलेक्ट्रॉन को ऐड करना, उतना ही ज्यादा निगेटिव होगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो सर आपने तो बताया ही था, और वो क्या होगा, मोर निगेटिव होते जाएगा, ठीक है ना। तो देखो ये -60 है, ये मोर निगेटिव हो गया, देखो -141 और मोर निगेटिव हो गया -328, ठीक है, समझ में आया आपको। अच्छा, अब ये एग्जाम में पूछा जाता है कि देखो ये तुम्हारे क्या है, हेलोजेंस है, ये तुम्हारे क्या है, हेलोजेंस है, ये तुम्हारे क्या है, हेलोजेंस है, ठीक है। अरे यार हेलोजन बोल रहा हूँ, हेलोजन तो ये है, कहाँ चली गई मेरी बुद्धि, ये है तुम्हारे नोबल गैसेस। पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ऑफ नोबल गैसेस, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ऑफ नोबल गैसेस इज पॉजिटिव और नेगेटिव। देखो सब पॉजिटिव है यहाँ पे, ठीक है। तो आप क्या मारोगे, पॉजिटिव में टिक मार दोगे, जो जो बोल रहा हूं, जो जो लिख रहा हूं उसके बेसिस पे नोट्स बनाते जाना। अब देखो, ठीक है, अब यहाँ पे कहा गया भाई, कौन सा पॉइंट था यहाँ पे, डाउन द ग्रुप जाने पे, हाँ, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी टू बिकम लेस नेगेटिव एज वी डाउन, एज वी गो डाउन अ ग्रुप। जब ग्रुप के नीचे जाते हैं तो, ग्रुप के नीचे जाते हैं तो क्या होता है, जब ग्रुप के नीचे जाते हैं सर, तो आपने बताया था कि नंबर ऑफ सेल्स वाला फैक्टर देखना है, तो नंबर ऑफ सेल्स वाला फैक्टर हम लोग देखेंगे तो क्या होता है सर, कि नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते जाते हैं, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का जो डिस्टेंस है वो प्लस चार्ज मतलब न्यूक्लियस से बढ़ते जाता है, जिसके वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट जाता है। सर आपने बताया था F = K Q1 Q2 by R स्क्वायर से, तो बताओ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट जाएगा, तो अब तुम अगर इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो जो प्लस चार्ज है मतलब न्यूक्लियस वाला चार्ज है, वो अब उसको कम पकड़ पाएगा, क्योंकि भले ही न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, लेकिन सर आपने क्या बताया था, डाउन द ग्रुप जाएंगे तो नंबर ऑफ सेल्स वाला फैक्टर हम लोग कंसीडर करेंगे, ठीक है ना, ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया था, ठीक है। तो क्या होगा, अब बाहर से इलेक्ट्रॉन को ऐड करोगे तो प्लस चार्ज न्यूक्लियस उसको कम पकड़ पाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते जा रहे हैं। तो जितना ज्यादा मुश्किल होगा, जितना ज्यादा मुश्किल होगा, उतना ही लेस निगेटिव होगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू, क्योंकि ज्यादा निगेटिव, मोर निगेटिव कब होता था, जब जितना ज्यादा आसान हो इलेक्ट्रॉन ऐड करना, और जब जितना ज्यादा मुश्किल होगा इलेक्ट्रॉन ऐड करना, उतना ही ज्यादा उतनी ही लेस निगेटिव वाली होगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की। तो देखो यहाँ पे डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, तो ये -60 है, ये -53, -48, मतलब लेस निगेटिव होते जा रहा है। सब कुछ लिख लेना भाई, जो जो बोल रहा हूँ। अब देखो यहाँ से प्यारा सा एक्सेप्शन है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी O of S is less negative than that of the succeeding element, ठीक है ना। अच्छा, ऑक्सीजन और सल्फर का मैं बता दे रहा हूं, देखो इसका ऑक्सीजन एंड सल्फर का मैं बता दे रहा हूं, ठीक है। आप इसका सेम रीजन है, खुद से सेम रीजन बना के नोट्स बना लेना, ठीक है ना। देखो नोट्स बना लेना, क्या है मैं समझा रहा हूं, अच्छे सुनो। देखो जब हम लोग डाउन द पीरियड आ रहे हैं, देखो डाउन द पीरियड, तो ये लेस निगेटिव हो जा रहा है, देखो लेस निगेटिव हो रहा है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ देखो कि ऑक्सीजन और सल्फर में ये -141 है, तो लेस निगेटिव होना चाहिए था, क्या होना चाहिए, लेस निगेटिव होना चाहिए था यहाँ पर। अरे सुन रहे हो ना भाई, देखो ये -60 है, -53 है, तो ये क्या होना चाहिए था, लेस निगेटिव होना चाहिए था, और इससे कम होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे क्या है, देखो मोर निगेटिव हो गया है, -200 है यहाँ पे, -141 है। तो ऐसा क्यों होता है, ये एक्सेप्शन है, देखो बताता हूँ तुमको। होता क्या है कि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखोगे तो क्या होगा, 1s2 2s2 2p6, राइट, नो, 2 2 4 और ये 4, 8 एटॉमिक नंबर होता है। सल्फर कितना होता है, 16 होता है, तो इसका लिखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p, 2 2 4 10 12 और 4 3p4। देखो इसमें भी 4 इलेक्ट्रॉन है वैलेंसी सेल में, इसमें भी 4 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन होता क्या है देखो कि ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये 2p का लिखो, तो 2p का लिखोगे, ये होगा 1 2 3 और ये 4 हो जाएगा, ठीक है ना। ये 2p का लिख रहे हैं ऑक्सीजन का, और ये 3p का लिखता हूँ, ये 3p का लिखता हूँ, ये तो मैं लिख रहा हूँ किसका, ये मैं लिख रहा हूँ इसका, सल्फर का लिख रहा हूँ, ठीक है। तो देखो इसमें भी एक ही घर में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी एक घर में 2 इलेक्ट्रॉन है। अब बाहर से जो इलेक्ट्रॉन ऐड करो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मतलब इलेक्ट्रॉन ऐड करना, तो इसमें आएगा वो,
ये भी रिपल्सन होगा, इसमें भी रिपल्सन होगा, ठीक है, इसमें भी रिपल्सन होगा। तो जिसमें कम रिपल्सन होगा उसमें क्या होगा, ज्यादा ऐड करना आसान होगा, क्योंकि भाई जिसमें कम रिपल्सन होगा क्या मतलब, दोनों इलेक्ट्रॉन में दोस्ती है, वो एक दूसरे को भगाना नहीं चाहता, एक दूसरे को ज्यादा रिपेल नहीं करना चाहता, ठीक है ना। तो देखो n इज इक्वल टू 3 बड़ा है कि n इज इक्वल टू 2 बड़ा है, देखो आप बोलोगे n इज इक्वल टू 3 बड़ा है, ये हमारा न्यूक्लियस होता है, n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, देखो तो क्या होते जा रहा है, स्पेस बढ़ते जा रहा है, n इज इक्वल टू 1 2 3 में। तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन ऐड होगा वो 2p में होगा, n इज इक्वल टू 2 में होगा, और ये किस में होगा, n इज इक्वल टू देखो 3 में होगा, क्योंकि हमेशा वैलेंसी इलेक्ट्रॉन में ही ऐड वैलेंसी सेल में ही इलेक्ट्रॉन को ऐड किया जाता है, ठीक है। तो n इज इक्वल टू 3 बहुत बड़ा स्पेस है, तो उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन रखना है, और n इज इक्वल टू 2 है उसमें छोटा स्पेस, उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन रखना है। तो अगर बड़ा स्पेस है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है तो दूरी दूरी पे रह सकते हैं, तो अगर वो दूरी दूरी पे रह सकते हैं, ठीक है, तो अगर r कम होगा r ज्यादा होगा, F इज इक्वल टू k q1 q2 बाई आर स्क्वायर से डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस, तो फोर्स कम होगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन कम होगा, ठीक है। तो क्या होगा हमारा कि ज्यादा बड़े स्पेस में 2 इलेक्ट्रॉन को रखना ज्यादा आसान है इन कंपेरिजन टू छोटे स्पेस में रखना, क्योंकि फोर्स ऑफ रिपल्सन बड़े स्पेस में कम होगा, ठीक है। इस पॉइंट को लिख लेना भाई, और समझा दिया F इज इक्वल टू k q1 q2 बाई आर स्क्वायर से। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें हम लोग को ये किसका है, सल्फर, ठीक है। हमको ज्यादा आसान होगा क्या, इलेक्ट्रॉन को रखना, और इसमें जितना ज्यादा आसान होता है उतना ही ज्यादा मोर निगेटिव होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू, सर आपने बताया था। इसलिए सल्फर की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू O से मोर निगेटिव है भाई, समझ में आया। वही रीजन फ्लोरीन एंड क्लोरीन में है, ठीक है ना, फ्लोरीन एंड क्लोरीन में। तो ये आप क्या करो, ये सेम रीजन के हिसाब से आप ये भी फाइंड करने की कोशिश करो और नोट्स में लिख लेना, ठीक है। सेम रीजन है, बिल्कुल अलग रीजन नहीं है, इसीलिए मैं आपको होमवर्क देता हूँ, ठीक है ना। इस रीजन को समझ गए तो ये भी समझ जाओगे, ठीक है, ये भी समझ जाओगे। और ये जो लास्ट वाला लाइन है पूरा अंडरलाइन कर लेना, यहां से ये पूरा अंडरलाइन कर लो, ये पूरा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से भी ये भी चीज, ठीक है, समझ में आया। अरे सर नहीं समझ में आया, 5 बार रिवाइंड करके देखो, 5 बार समझ में आएगा भाई। सोच को कमजोर मत हो देना, सब कोई मजबूत है, कोई कमजोर नहीं है, सब कोई मजबूत है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो गया, अब बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बाप रे बाप ये क्या होती है सर। अगर मैं किसी एलिमेंट की बात करूं, एकदम प्यार और मोहब्बत समझेंगे भाई, रिवीजन सीरीज एकदम प्यार से एकदम रिवाइज करेंगे, ठीक है। एलिमेंट की बात करूं तो होता क्या है कि देखो ये प्लस चार्ज है, मान लो n इक्वल टू 2 में एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, तो कितना तेजी से न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को खींच सकता है, वो होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक ना। और जितना तेजी से खींच पाएगा उतना ही ज्यादा वो एलिमेंट ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, लिख लेना भाई। और अगर कोई कंपाउंड हो, एज फॉर एग्जांपल HCl, तो इसके एक इलेक्ट्रॉन से और इसके एक इलेक्ट्रॉन से ये मिलकर बनता है, इसको हम लोग बोलते हैं शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को जो ज्यादा तेजी से खींच पाएगा वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होती है, टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू इटसेल्फ। इन दोनों में जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो ज्यादा शिफ्टेड होगा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ। लिख लेना भाई, सब कुछ काम आएगा, कुछ भी छोड़ना नहीं। मेरे लेक्चर से एक भी सेंटेंस अगर आप स्कोप करोगे तो इसमें तेरा घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता। चलो इसका हम लोग देखते हैं ट्रेंड देखते हैं। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जनरली इंक्रीजेस अक्रॉस अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और ये सर आपने तो बताया था, 2 ही रीजन तो देखना है सर, अलोंग द पीरियड जाएंगे तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, वो वाला फैक्टर देखना, और नीचे जाएंगे तो नंबर ऑफ शेल्स वाला। तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा अगर अलोंग द पीरियड जाएंगे तो और सेम सेल में इलेक्ट्रॉन ऐड होते जा रहा है तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, तो क्या होगा, वो अब इलेक्ट्रॉन को ज्यादा तेजी से खींच पाएगा। और ज्यादा तेजी से खींच पाएगा मतलब क्या, वही तो होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम लोग अलोंग द पीरियड में जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, बढ़ती है। देखो ये 1 है, 1.5 हो गया, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, वो ज्यादा तेजी से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को खींच पाएगा। अरे सर आपने तो ये पैराग्राफ छोड़ दिया। अरे भाई ये जो पैराग्राफ है, मैं क्या जितने भी पैराग्राफ है ना, वो एनसीईआरटी में बस अंडरलाइन करने के लिए यहाँ पर काट के लाता हूँ। नोट्स में क्या डालना है, जो बोल रहा हूँ, जो लिख रहा हूँ, जो अंडरलाइन कर रहा हूँ और जो हाईलाइट कर रहा हूँ, नोट्स में उतना ही डालना है, ठीक है, समझ में आया। चलो अगर हम लोग डाउन द ग्रुप जाते हैं, तो क्या होगा सर, डाउन द ग्रुप जाएंगे तो नंबर ऑफ सेल्स वाला फैक्टर हम लोग देखते हैं। नंबर ऑफ सेल्स वाला फैक्टर में क्या होता है कि नंबर ऑफ सेल्स बढ़ने से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का जो डिस्टेंस है वो न्यूक्लियस से बढ़ते जाता है, जिसके वजह से क्या होता है कि F इक्वल टू k q1 q2 बाई आर स्क्वायर से r बढ़ने की वजह से फोर्स घट जाता है। और अगर फोर्स घट गया, इसका मतलब क्या हुआ
कि अब वो कम तेजी से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को खींच पा रहा है। इसका मतलब क्या कि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू घट गई। तो देखो डाउन द ग्रुप जब हम आते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू घट जाती है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अभी आप पीरियोडिक टेबल का PYQ मत बनाना, मेरा पुशअप सीरीज बनाने ना एकदम अच्छे से झमाझम रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। जब पूरा इनऑर्गेनिक सीरीज पढ़ा लूंगा तब पीरियोडिक टेबल बनाना PYQ, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन एस ब्लॉक पी ब्लॉक के उसमें डाले हुए हैं, मैंने देखा है, ठीक है। तो अभी PYQ पीरियोडिक टेबल का सॉल्व मत करना। अब देखना बहुत सारे बच्चे बकैती मारेंगे, मैं कमेंट में एकदम बकायदा बता दिया हूँ, लेकिन फिर भी कमेंट मारे, अरे सर आपने जो पढ़ाया था उसमें PYQ बोला था बनाने के लिए, मैं जबकि मैंने बोला भी नहीं पीरियोडिक टेबल का PYQ बनाओ, और सर उसमें से बन नहीं रहा, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आया सर, आउट ऑफ आपके लेक्चर क्वेश्चन आया। अरे भाई देखो तो पूरा लेक्चर देखो, पूरा अच्छे से सुना करो मैं क्या बोल रहा हूँ, पहले ही कमेंट मत किया करो। चलो अब देखो एनोमेलस प्रॉपर्टीज ऑफ सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स, ठीक है। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, देखो इसमें इंपॉर्टेंट है डायगोनल रिलेशनशिप। डायगोनल रिलेशनशिप, बस देखो डायगोनल रिलेशनशिप होता क्या है समझते हैं इसको। देखो डायगोनल रिलेशनशिप होता क्या है। जो लिथियम है उसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो ज्यादातर मैग्नीशियम से क्या होता है, मैच करती है। और जो बेरिलियम जो होती है उसकी प्रॉपर्टीज ज्यादातर क्या करती है, एल्युमिनियम से मैच करती है। देखो लिखा हुआ है यहाँ पे, द बिहेवियर ऑफ लिथियम एंड बेरिलियम इज मोर सिमिलर विद द सेकंड एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप, दैट इज मैग्नीशियम एंड एल्युमिनियम। दिस सॉर्ट ऑफ सिमिलरिटी इज नोन एज डायगोनल रिलेशनशिप। ऐसा क्यों होता है, देखो लिथियम का मैग्नीशियम के साथ होता है। देखो यहाँ पे दिखाता हूँ आपको प्यार और मोहब्बत से। लिथियम यहाँ पे है और मैग्नीशियम यहाँ पे, देखो ये डायगोनल, कोई स्क्वायर होता है तो उसका डायगोनल ऐसा कुछ होता है, तो देखो डायगोनल। आपसे एक क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है और बहुत सारे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, क्या बताओ कि लिथियम जो है वो डायगोनल रिलेशनशिप किसके साथ दिखाता है, तो आप फटाक से मार दोगे Mg। अब बेरिलियम किसके साथ दिखाता है, Mg के साथ दिखाता है, सॉरी अल्युमिनियम के साथ दिखाता है। देखो ये भी डायगोनल बना हुआ, देखो यहाँ पे, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये डायगोनल क्यों बोला गया है इसको, क्योंकि डायगोनली ऐसे एलिमेंट से वो अपनी प्रॉपर्टीज क्या कर रहा है, सिमिलर कर रहा है। मतलब कि क्या हुआ कि आपसे क्या पूछा जाएगा डायगोनल रिलेशनशिप में, बस ये पूछा जाएगा कि बताओ कि लिथियम डायगोनल रिलेशनशिप किसके साथ शो करता है, मैग्नीशियम के साथ, और बेरिलियम किसके साथ शो करता है, एल्युमिनियम के साथ। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, नोट्स में डाल लेना। डायगोनल क्यों बोला गया वो आपको समझा दिया, प्यारा सा डायगोनल हमारा बन रहा था इसलिए। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। अब इस पूरे पैराग्राफ में बस एक चीज इंपॉर्टेंट, लेकिन ये पूरा पैराग्राफ बस अंडरलाइन कर लेना, टिक मार के रख लेना एनसीईआरटी में। देखो जो पढ़ाऊंगा एकदम टू द पॉइंट, उसी से ही क्वेश्चन आएगा, कुछ बाहर नहीं आएगा भाई, देख लेना। मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ फर्स्ट मेंबर ऑफ इस ग्रुप इज 4, बोरोन कैन ओनली फॉर्म BF4-, इसको अंडरलाइन कर लो, ठीक है ना, इसको अंडरलाइन कर लो। देखो जो बोरोन है उसका एटॉमिक नंबर 5 होता है, इसका कॉन्फ़िगरेशन कितना हुआ, 1s2 2s2 2p1 हुआ। मतलब इसके लिए आउटर मोस्ट सेल के n इक्वल टू 2 हुआ, और आउटर मोस्ट सेल के लिए जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की वैल्यू होती है वो पीरियड नंबर होता है। वो क्या होता है, पीरियड नंबर होता है, ठीक है, पीरियड नंबर 2। तो हमको कैसे पता करेंगे कि इसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हैं, सर ने बताया था कि L इक्वल टू 0 और 1 होगा इसके लिए, मतलब क्या पॉसिबल है, 2s और 2p। ठीक है, ये कैसे हुआ सर, अरे भाई एटॉमिक स्ट्रक्चर देख के आना, तभी देखना ये लेक्चर, तभी मैं बोल रहा हूँ, ये तो कुछ कुछ चीजें नहीं समझ में आएंगी आपको। इसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हुए, एस में 1 होता है और पी में कितना होता है, 3 होता है, px py pz। तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हुए, 4। जितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पॉसिबल हो सकते हैं उतना कोई भी एलिमेंट मैक्सिमम कोवैलेंट बॉन्ड बना सकता है, और जितना वो कोवैलेंट बॉन्ड बना सकता है उसको हम लोग बोलते हैं कोवैलेंसी ऑफ दैट एलिमेंट। सब लिख लेना भाई। तो जो बोरोन है वो सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, ठीक है ना। वो तो क्या हुआ, बोरोन की मैक्सिमम कोवैलेंसी कितनी हो सकती है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इक्वल मतलब 4 ही हो सकती है। मतलब वो मैक्सिमम कितना कोवैलेंट बना सकता है, मैक्सिमम 4 बना सकता है। तो अगर मैं बोलूंगा कि BF4- जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो पॉसिबल है कि नहीं है, बोलोगे हाँ, बोलोगे हाँ पॉसिबल है, ठीक है पॉसिबल है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 4 कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है बोरोन के साथ, 1 2 3 4, ठीक है ना। अच्छा मैं बोलूं कि BF6- पॉसिबल है कि नहीं है, बोलोगे नहीं सर, क्योंकि आपने बताया था कि बोरोन का मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 हो सकता है, मतलब वो मैक्सिमम कोवैलेंट बॉन्ड 4 ही बना सकता है। यहाँ तो सर क्लोरीन के साथ वो 6 बॉन्ड बनाया हुआ है, तो सर यहाँ पे कोवैलेंसी कितने हो गए, 6 हो गए, तो ये कंपाउंड पॉसिबल नहीं है। तो क्वेश्चन कितने बार पूछा जाता है अलग अलग एग्जामिनेशन में कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट एग्जिस्ट, या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन नॉट बी फाउंड बाय बोरोन। तो जिसमें भी 4 कोवैलेंसी से ज्यादा होगा बोरोन का, उसको टिक मार देना, वो कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये जो पूरा है वो लिखने की कोई जरूरत नहीं है भाई। और ये वाली जो चीज है,
ये मैं समझाऊंगा आपको एस या पी ब्लॉक में, ठीक है ना, जब पढ़ाऊंगा डिटेल में तो, ठीक है ना। तो इसको नोट करने की जरूरत नहीं है। नोट क्या करना है, जो हाईलाइट कर रहा हूं, जो लिख के बता रहा हूं, और जो बोल रहा हूं, और जो इस पूरे पैराग्राफ में अंडरलाइन कर रहा हूं, बस उतना ही नोट्स में डालना भाई। बहुत कम है पीरियोडिक टेबल, बहुत मजेदार, बहुत कम पढ़ना है भाई, और एकदम अच्छा स्कोर कर लोगे। बस एकदम झमाझम साथ देते रहो मेरा। अब ये देखो इंपॉर्टेंट ऑक्साइड्स, अब इसमें देखो कुछ ज्यादा नहीं पढ़ना है आपको, बस दो चीजें याद रखनी है, ठीक है। नोट्स बनाओ, नोट्स में क्या लिखना, इंपॉर्टेंट ऑक्साइड्स हेडलाइन डालना और लिखना कि एम्फोटोरिक ऑक्साइड, ठीक है ना, और फिर उसमें एग्जांपल लिखना Al2O3 एंड As2O3। अब इसको आपको याद रखना पड़ेगा, और फिर लिखना न्यूट्रल ऑक्साइड, और ये तीनों एग्जांपल लिख लेना, बस और कुछ नहीं लिखना है, ठीक है ना। मतलब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक इन नेचर, ऑप्शन में Al2O3 रहेगा और आपको टिक मारना है, आप 4 नंबर मिल जाएगा। तो सर ये पूरा नहीं लिखे, अरे ना भाई, कुछ भी नोट्स में मत डालना, जितना हाईलाइट कर रहा हूं, जितना अंडरलाइन कर रहा हूं, जितना लिख रहा हूं और जितना बोल रहा हूं, उसके बेसिस पे बस नोट्स बनाना, ठीक है। तो ये हमारा पीरियोडिक टेबल कंप्लीट हो गया। मतलब इंपॉर्टेंट ऑक्साइड डालना, और एम्फोटोरिक में ये दो एग्जांपल लिख लेना, और न्यूट्रल में ये तीनों लिख लेना, ठीक है, और कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये पीरियोडिक टेबल हमारा कंप्लीट हो गया। अगर जेई मेंस और जेई एडवांस की बात करें तो जिससे बहुत ज्यादा पढ़ना है पीरियोडिक टेबल में, लेकिन निट की बात करें तो यकीन मानो ये आपका बेस बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट हो गया। वन शॉट इतने अच्छे से कोई एक्सप्लेन नहीं करेगा, ये मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ। तो यकीन मानो यार, मेरे नोट्स के साथ साथ पीवाईक्यू बना लिए ना भाई, पीवाईक्यू अभी पीरियोडिक टेबल का बनाना, ठीक है ना, जिसका जिसका बनाना होता है मैं बता देता हूँ, तो ना मजा आ जाएगा। इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग केमिकल बॉन्डिंग फाइनली, ठीक है ना, तो मजा आ जाएगा भाई। और मैं बता दूं कि इस वीडियो को रिकॉर्ड करने में मुझे बहुत दिक्कत आई, क्योंकि यार पहले बार मैं वीडियो रिकॉर्ड किया तो मैं अपना माइक्रोफोन फोन ही कनेक्ट करना भूल गया, जिसकी वजह से आवाज ही रिकॉर्ड नहीं हुआ, ठीक है। दूसरी बार रिकॉर्ड किया उसका, तो हुआ क्या कि मेरे लैपटॉप में बहुत कम स्पेस खाली था, तो मेरी रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिक स्टॉप हो चुकी थी, लेकिन मुझे लग रहा था कि रिकॉर्डिंग हो रही है, मैं फिर बना लिया उसको। फिर ये तीसरी बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो बहुत मेहनत किया यार। अपने टीचर पे यकीन करो, खुद पे यकीन करो, एकदम मजा, एकदम फाड़ के आओगे, फोड़ के आओगे, चीर के आओगे, ठीक है। जेन्युइन कमेंट करोगे, जरूर रिप्लाई करूंगा। जेन्युइन मैसेज करोगे इंस्टाग्राम पे, जरूर रिप्लाई करूंगा। अगर कोई भी बच्चा मुझे इंस्टाग्राम पे अगर मुझे फॉलो करना चाहता है, तो मेरी आईडी है ओजोन फिजिक्स, मुझे फॉलो कर सकता है। और जेन्युइन मैसेज करना, हेलो सर, हाय सर नहीं, जब तक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ना हो कोई चीज, तब जाके मैसेज करना, ठीक है, नहीं तो मैसेज मत करना, ठीक है। फॉलो कर सकते हो, ठीक है। चलो, ओजोन फिजिक्स, और मेरी डीपी लगी हुई है, अब मैंने मतलब मोबाइल लिया हुआ है साथ हाथ में, ठीक है, तो मेरी ही डीपी लगी हुई है। चलो, फिर अगले लेक्चर में मिलेंगे हम लोग केमिकल बॉन्डिंग। अगर चैनल पे हमारी सारी वीडियोस आपको पसंद आती हैं, हमारे चैनल पे फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, बायोलॉजी भी है, नीट का कंप्लीट पैकेज और एकदम ऑसम क्रैश कोर्स चल रहा है, वन शॉट सीरीज चल रही है। विपिन सर हमारे बायोबली करवा रहे हैं, और मैं यहाँ पे इनऑर्गेनिक सीरीज करवा रहा हूँ, और जल्दी फिजिक्स भी आने वाली है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, वीडियो ना पसंद आई हो तो प्लीज डिसलाइक करो, और बताओ कि कमेंट में कि क्या पसंद नहीं आया, ताकि मैं इंप्रूव कर सकूं, ठीक है। और अगर पसंद आ रही है वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, और प्यार मोहब्बत बढ़ाओ। मिलते हैं अगले लेक्चर में, टाटा बाय बाय, टेक केयर।